क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन, स्टैटिक साइड जनरेशन, पढ़ा था ना? आप में से कोई ये चीज मुझे क्लाइंट साइड रेंडरिंग समझा दे, क्या होता है उसमें? जी सर, चाहिए। अच्छा वो तो थोड़ी अंदर की बात है ना, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कोई बता दे। और कोई? सर आप बताइएगा। आप ही आप, आपने ब्लू टोपी लगाई हुई है, जिन्होंने ग्रीन सलवार कमीज। जी मेरे पास क्या आ रहा है उसके रिस्पांस के अंदर? एक जवाब आ रहा है, एक रिस्पांस आ रहा है, जिसके अगेंस्ट के अंदर मुझे उस चीज़ का कोई स्टेटस पता लग रहा है या जो भी उसका आंसर है वो पता लग रहा है। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हमारी एप्लीकेशन 3 टियर होती है। 3 टियर होती है ना हमारी एप्लीकेशन। क्या क्या होता है उसमें? 3 टियर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहली क्या कौन सी होती है? क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट या बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम? फ्रंट एंड। ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी ये? सर्वर स्लैश बैकएंड भी बोल सकते हैं। सॉरी मैंने पॉज की हुई थी। अब सही है, अब नजर आ रहा है। देखिए हमारी एप्लीकेशन जो होती है एक 3 टियर एप्लीकेशन होती है। 3 टियर एप्लीकेशन के अंदर ना 3 लेयर्स होती है हमारे पास हर एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप उसको एनालाइज करें गौर से, कौन कौन सी होती है? सबसे पहली कौन सी होती है? क्लाइंट होती है। क्लाइंट क्या है हमारे पास? हमारा फ्रंट एंड, हमारे केस में हमारा ब्राउजर। ठीक है, जहां से हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। दूसरी लेयर कौन सी होती है हमारे पास? सर्वर कह लें, बैकएंड कह लें, या बिजनेस लॉजिक लेयर कह लें। ये 3 नाम से आप उसको पुकार सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा होता है? आपकी सारी की सारी डेटा की प्रोसेसिंग हो रही होती है। आप क्लाइंट के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, आप बैकएंड के ऊपर उसको फॉरवर्ड करते हो कि भाई यूजर जो है मुझसे ये डेटा मांग रहा है, ये यूजर ने मुझे ये डेटा प्रोवाइड किया है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। थोड़ा जोर से बोलें, वरना ये ड्राई हो जाएगी क्लास, फिर मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। सही है। दूसरी लेयर के अंदर हमारे पास क्या हो रही है? बैकएंड लेयर के अंदर डेटा प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग के लिए किस चीज की नीड है हमें? डेटा की नीड है। ऐसे ही है, बताएं तो। यस, तो डेटा के लिए जो हमें जिस डेटा की नीड है ना, वो हमने कहाँ से स्टोर किया हुआ होगा? अपने डेटाबेस के अंदर। तो ये हमारी जो है कौन सी लास्ट लेयर कौन सी है? डेटा लेयर स्लैश डीबी, डेटाबेस। डेटाबेस भी बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं। डीबी ही नहीं होता, हमारी सारी एसेट्स की बकेट्स भी होती हैं, जिसके अंदर हमारे सारे एसेट्स स्टोर हो रहे होते हैं। जैसे कि आपका फॉन्ट हो गया। फॉन्ट तो आप कहीं सेव नहीं कराते ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेव हुआ हुआ होगा। और आपकी क्या नाम है, पीडीएफ फाइल्स हो गई, आपकी टीएक्सटी फाइल्स हो गई। ये भी एक डेटा है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ डेटा। सही है, टीएक्सटी फाइल क्या है? एक डेटा है ना। पीडीएफ भी एक डेटा है, एक्सेल की फाइल है वो भी एक डेटा है। ये सारी चीजें आप कहाँ पे स्टोर करते हो? बकेट्स के अंदर करते हो। लेकिन अभी हम उनको डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ इन 3 चीजों के ऊपर रहते हैं। कौन सी? क्लाइंट, सर्वर, डेटा लेयर। ठीक है। अच्छा भाई, यूजर मेरे पास आता है। एक मिसाल है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे आगे लिखा google.com। क्या होता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर? सबसे पहले जी आप बताओ।
आप बताएं, मेरी तरफ ही देख रहे हो आप जी। इसके अंदर क्या होता है, मैंने यहाँ पे आया, मैंने लिखा google.com और मैंने प्रेस किया एंटर। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, आपको जो समझ में आया आसान अल्फाज में बता दो। थोड़ा सा जोर से बोले। ब्राउजर ने प्रोसेस करके दे दिया, ठीक है, बैठ जाए। क्लैपिंग करते हैं भाई, देखें जो जो भी खड़े हुए बोल रहे हैं ना, क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा देखें, हमेशा ना हमारे पास हमारी जो एप्लीकेशन होती है ना कहीं पे होस्ट हुई हुई होती है। होस्ट से मुराद कि एक मिसाल है घर, मैं कहीं रहता हूँ, ठीक है, आप लोग भी कहीं ना कहीं रहते हैं, आप लोगों का भी कोई ना कोई घर है। हम लोग निकलते हैं घर से, लेकिन एट दी एंड जाते कहाँ हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। सही है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहीं कहाँ हो, कहीं ना कहीं होस्ट हुई होगी। ऐसे ही है जो google.com है ना, ये भी कोई ना कोई एक सर्वर है जहाँ पे मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट भेजने के अगेंस्ट में मुझे क्या चीज़ मिली, रिस्पॉन्स मिला। और रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिला, ये google.com का जो ये पेज था ना HTML का, ये मुझे मिल गया। ऐसे ही हुआ। अच्छा, बैकएंड के ऊपर क्या हुआ होगा जब मैंने अच्छा अब ना थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि वो क्या रहा है इस केस में ना। मैंने google.com लिखा, हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमने भाई एक रिक्वेस्ट भेजी यहाँ से क्लाइंट से, सही है, सर्वर पे हमने एक रिक्वेस्ट भेज दी। और रिक्वेस्ट भेजी तो हमारे पास क्या चीज़ होगी, हमने एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी बैकएंड के ऊपर। अब क्या होगा आगे, अभी बताया था, सर्वर पे अब क्या करेगा, सर्वर भी रिक्वेस्ट भेज देगा आगे। डेटा भी तो चाहिए ना उसे। आप ऐसे सोचते हैं कि जो है ना, आप लोग फेसबुक का अपने प्रोफाइल का पेज एक्सेस करें, वो आपको पेज दे दे, उसमें डेटा ना हो, खाली खोखा दे दिया आपको। ऐसे ही होगा ना, वो होता है ना कि वो एक कहावत है ना, बोला कारतूस के खोखे दे दिए, बारूद तो था ही नहीं। ऐसे ही होता है ना, चले हुए कारतूस। हमारे पास जब भी हम क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसके बाद क्या होगा, सर्वर के पास, सर्वर आगे रिक्वेस्ट भेजता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, अगर उसको डेटा की नीड है। ये चीज ऑप्शनल होती है, ठीक है, ये चीज ऑप्शनल होती है। पता नहीं कि सर्वर को डेटा चाहिए कि नहीं चाहिए। एक मिसाल है, मैं वहां पे भेजता हूँ 1+1 का आंसर बता दो, तो सर्वर वैसे ही प्रोसेस करके बता देगा। लेकिन यूजुअली हो नहीं रहा होता, सर्वर अपने पास डेटा को मंगवाता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी डेटा सोर्स से। तो सर्वर ने क्या किया, यहाँ पे डेटा मंगवाया, किससे, डेटा लेयर से। अच्छा भाई, डेटा लेयर ने क्या करना है अब आगे, अब डेटा लेयर हमें क्या देगी, रिस्पॉन्स देगी सर्वर को। सर्वर को देगी या डायरेक्ट क्लाइंट को देगी, यहां से क्यों, क्योंकि जिसने रिक्वेस्ट की है जवाब भी उसी को मिलेगा। हमारे यहाँ हिसाब किताब डिफरेंट है ना, सही है। सो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही सर्वर ने हमारे पास होगी रिक्वेस्ट उसको डेटा लेयर को, तो डेटा लेयर ने उसको रिस्पांस के अंदर क्या चीज दी, डेटा। तो यहां पर ये इस चीज को मैं कैसे डिनोट करूंगा, रिस्पांस। ये चीज क्लियर हो गई कि भाई जब सर्वर क्या कर रहा है, हमारे पास यहाँ पे हर चीज की एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। हमने क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, सर्वर कामचोर निकला, उसने भी आगे रिक्वेस्ट भेज दी। होता है ना, एक बंदा पानी पीने जा रहा है, यार मुझे भी पिला देना। हमारे पास अब सर्वर के बाद रिस्पांस आ गया। अब क्या होगा आगे, क्या होगा, तो सर्वर पे क्या होगा, सर्वर पे प्रोसेस होगा, डेटा की प्रोसेसिंग होगी। और डेटा प्रोसेसिंग के बाद क्या चीज रिटर्न हो जाएगी, यहां से अगेन रिस्पांस जनरेट हो जाएगा। कहां पे, फ्रंट एंड की तरफ, मतलब हमारे क्लाइंट की तरफ। ऐसे ही हुआ, दैट इज द होल प्रोसेस। जब हम कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं और कोई ना कोई URL हिट करते हैं, आप facebook.com के ऊपर जाएंगे, अपनी प्रोफाइल सर्च करेंगे,
प्रोफाइल को रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर ये सेम प्रोसेस रन होगा और आपको डेटा रिटर्न हो जाएगा। आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल खोलते हैं, वहाँ पर भी आपके पास सेम प्रोसेस रन होता है और आपके पास क्या होता है, आपके पास आपके जो डिजायर्ड आउटपुट जो आपको चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है। ऐसे ही होता है ना। अगर हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ linkedin.com/in/this, तो देखें लोडिंग हो रही है, मतलब डेटा आ रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये पूरा जो प्रोसेस है ना जो अभी मैंने आप लोगों के सामने डिस्क्राइब किया है, ये सेम प्रोसेस हो रहा है। क्लाइंट भेजेगा रिक्वेस्ट सर्वर पे, आगे क्या होगा आप लोग बताएं। सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस पे रिक्वेस्ट भेजेगा और डेटाबेस फिर उसके बाद क्या करेगा, सर्वर को रिस्पांस देगा, रिस्पांस में क्या आएगा, डेटा आएगा, डेटा। और सर्वर फिर क्या करेगा, क्लाइंट को देगा, डेटा प्रोसेस करेगा या जो डेटा आएगा वही दे देगा वापसी। प्रोसेस करके आएगा ना, ये जो प्राइवेट डेटा होगा भाई वो वहीं भी छोड़ दो, सिर्फ वो डेटा दिखाओ जितने की नीड है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि डेटाबेस में जो भी डेटा है सारा का सारा दिखा दिया। डेटा भी तो वही भेजेगा ना जिसकी नीड होगी। डेटा जो डेटाबेस से आ रहा होगा वही आएगा ना जिसकी नीड होगी, जो सर्वर बोलेगा। यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास ना एप्लीकेशन के यहाँ रोल्स डिफाइन होते हैं। एडमिन जो होता है सबका डेटा देख सकता है, लेकिन नॉर्मल यूजर सबका डेटा नहीं देख सकता। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो रोल्स वाली बात की है मैंने, ये सारी कहाँ पे होती है, सर्वर पे। ये जो डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट है, तो कभी भी हमारे पास सेम डेटा हम रिटर्न नहीं कराते, बल्कि हम देखते हैं कि हमें कौन सा डेटा क्लाइंट को दिखाना है, कौन सा डेटा नहीं दिखाना, ठीक है। मेरी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो मैंने फेसबुक को प्रोवाइड की है, फेसबुक ऐसा कहता है कि वो किसी को नहीं दिखा रहा, ठीक है, एटलीस्ट कहता है। वैसे वेदर तो उनके काफ़ी केसेस सामने आए हैं कि वो डेटा बेचते हुए पकड़े गए। कैम्ब्रिज केस आप लोग बड़ा मशहूर केस था, इसके अंदर काफ़ी न्यूज़ के ऊपर भी आया था, CNN BBC के ऊपर, सर्च कीजिएगा, बड़ा फायदा होगा। बहुत सारे लॉज होते हैं आपके पास, जो है ना, यूरोप का एक लॉ है GDPR का, उसके डेटा प्रोटेक्शन लॉ है। सही है। तो हमारे पास हमने ये रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल सबको क्लियर हो गया। इस पूरे मॉडल को हम क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल, ठीक है। ऐसे इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल, जिसका पार्ट जो होती है, ये जो हम डेटा आ रहा है हमारे पास, सही है, ये सारी जो चीजें हो रही है ना, इसके अंदर जो एक इसका ये जो स्मॉल कंपोनेंट है ना हमारे पास, वो क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल हुआ, रिक्वेस्ट गई, रिस्पांस आ गया। ड्यूरिंग दैट प्रोसेसिंग हमारे पास एक चीज परफॉर्म हो रही होती है कॉल्ड रेंडरिंग। ऐसे ही हो रहा होता है ना, या तो वो रेंडरिंग कहाँ पे हो रही होगी, या तो वो रेंडरिंग यहाँ पर हो रही होगी, हमने तो दो तरह की रेंडरिंग पढ़ी है ना, या तो यहाँ पे हो रही होगी। ऐसे ही है, क्या कोई रेंडरिंग हो रही होती है यहाँ पे, डेटाबेस में तो कोई रेंडरिंग हो ही नहीं सकती ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। हम तो वहाँ पे सिर्फ अपना स्टैटिक डेटा, मतलब टेक्सचुअल डेटा अपना सेव कराते हैं, कहाँ पे, डेटाबेस में। डेटाबेस में इमेजेस सेव करा सकते हैं, images itself, not URLs. हम डेटाबेस के अंदर कोई भी ऐसे PDF, वर्ड फाइल और जो है ना टेक्स्ट फाइल और JPG, SVG कुछ भी सेव नहीं कराते हैं। वो हम कहाँ सेव कराते हैं, एसेट्स बकेट के अंदर, ठीक है। जो कि हमारे, आप देखते हो ना पब्लिक के फोल्डर में आप एसेट्स रख रहे होते हो। कभी भी आपने ऐसा किया कि आप बैकएंड डेवलपर को दे रहे हो, ये डेटाबेस में डाल दो, ये बैकएंड डेवलपर ने आपको एक API दी होगी, इसके अंदर इमेज बिठा कर भेज दो मेरे पास, पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हैं। और वो बाद में क्या होता है हमारे पास,
वो जो पब्लिक फोल्डर होता है Next.js के अंदर वो ऑलरेडी CDN सपोर्ट करता है वर्सल के ऊपर, वरना हम क्या करते हैं क्लाउडिनरी के नेम का एक CDN है और वैसे एक मल्टर के नेम से एक CDN है, वहाँ पर होस्ट करा देते हैं, तो वहाँ से हमारे पास इमेजेस ज़्यादा फास्टर अपलोड्स होती हैं। ये CDN का कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो वैसे हम आज हमारी क्लास से रिलेट नहीं करता, सो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं आप लोगों से अब ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, ये जो रेंडरिंग है, रेंडरिंग के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें सर्वर साइड के ऊपर। पहले हमारे पास क्या क्या एक्शंस परफॉर्म होते हैं, रेंडरिंग कोई बता सकता है? मैम आप हैं? ये आपके पीछे बिल्कुल, यस, सिल्वर लैपटॉप में। मैम 4th रो में फर्स्ट पे आप जी इमेज फिजा के बराबर में। मैम आप सर्वर साइड रेंडरिंग बता सकती हैं? सर्वर साइड रेंडरिंग थोड़ा सा जो भी पता है बता दें, डिस्कस तो हमने करना ही है जी। जो भी पता है बता दें, हमने कुछ तो पढ़ा था ना क्लास में, समझाया था ना रेंडरिंग जी। सर्वर साइड रेंडरिंग से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया आज तक? हर दफा एक नया पेज। चले मैं बताता हूँ, और कोई बताना चाहेगा? सर हर दफा सर्वर से एक नया पेज बन के आता है। वो तो ठीक है, लेकिन होता क्या है, सोल प्रोसेस क्या है? ठीक है, ये बहुत अच्छा जवाब आ गया, HTML तैयार करके ब्राउजर को भेज देता है। और कोई बताएगा? जी सर। जी सही है, बहुत अच्छा जवाब आ गया। और जी मैम, जी मैम, सही है, बहुत अच्छा जवाब हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा देखें, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं, हम लोग कोडिंग किस में कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके कर रहे हैं? Next.js विद टाइपस्क्रिप्ट। बट क्या ब्राउजर हमारा कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को समझता है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। क्या ब्राउजर को JSX समझ में आती है? नहीं आती ना। क्या ब्राउजर को टाइपस्क्रिप्ट समझ में आती है? क्या उसको TSX समझ में आती है? Next.js, React कुछ भी नहीं आता। तो इन दी एंड ये सारी की सारी लैंग्वेजेस कंपाइल हो गए, कौन सी लैंग्वेज में कंपाइल हो रही होती है? जावास्क्रिप्ट के अंदर। सही है, ये सारा का सारा कोड के जो हम Next.js में लिख रहे हैं यूजिंग टेलविंड, ठीक है, ये क्या हो रहा है, JSX कन्वर्ट होती है दो फाइल्स के अंदर, HTML, CSS, और जितनी भी आपकी लॉजिक होती है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल हो जाती है। ऐसे ही होता है। हम जहाँ पे भी जितनी भी ये डॉम मैनिपुलेशन वाले काम कर रहे होते हैं ना, जो हम खुद से नहीं कर रहे, रिएक्ट कर रहा है हमारे लिए, तो वो भी सारा का सारा कंपाइल होके जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होके 3 फाइल बन जाती है हमारे पास। कब बनती है ये, कोई बता सकता है? जब मैं कोड लिख रहा हूँ साथ साथ बनती जा रही है या बिल्ड टाइम पे बनती है या रन टाइम पे बनती है? रन टाइम वाले कौन कौन बोल रहे हैं, हाथ उठाएं। अच्छा क्लास के अंदर ना फ्रीली हाथ उठाएं, जो भी समझ में आ रहा है ना उठा ले। कोई यहाँ पे आप लोगों के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा है? उठाएं, हाथ उठाएं जिसको लग रहा है रन टाइम पे बनती है। और कौन कौन कह रहे हैं बिल्ड टाइम? और बाकी लोगों को पता नहीं है। हम लोग तो कोई पूछ रहा है ना हाथ उठा लेते, फिर पूछ रहे सवाल क्या हो रहा है। चलें ठीक है।
देखिए हमारे पास जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो हमारे पास डेव सर्वर चल रहा होता है, तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है, सारी चीज़ें ना हैंड टू हैंड कंपाइल हो रही होती है और हमें ब्राउज़र पे नज़र आ रही होती है। तो ये सवाल जो हमने किया था ये इस वजह से किया था कि मैं ये देखना चाह रहा था कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। नहीं है कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंसान कंफ्यूज होता है जब डेवलपमेंट कर रहा है, सीख रहे हैं ना अभी। तो सीखने के बाद जब हम आगे जाएंगे, जब गलत जवाब दें फिर मसला होगा, इंटरव्यू में गलत जवाब दें तब मसला होगा। लेकिन आपसे कभी भी कोई भी ये बंदा सवाल करेगा ना तो वो आपसे डेवलपमेंट से रिलेटेड सवाल होगा ही नहीं आपकी। हमेशा वो आपसे सवाल करेगा प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन से रिलेटेड कि भाई आपके पास क्या हो रहा होता है। तो जब भी आप ये वाला आंसर बताएंगे तो आप ये सोचेंगे कि जो है ना आपकी डेवलपमेंट हो चुकी है, अब क्या होगा। एक मिसाल टाइप स्क्रिप्ट ने कोड के अंदर कोड लिखा हुआ है, अब आप उसको जब बिल्ड करेंगे तो क्या होगा। बिल्ड के बाद का जो प्रोसेस है ना, हमेशा सवाल उस चीज़ से होता है। बिल्ड से पहले के प्रोसेस से, बिल्ड से जो पहले का जो प्रोसेस है ना वो सारा डेवलपमेंट का है, ठीक है। डेवलपमेंट के अंदर वो आपसे क्या सवाल पूछेगा, भाई ये मैप क्या करता है, ये यूज इफेक्ट क्या करता है, ये यूज स्टेट क्या करती है, रिएक्ट कैसे चल रही है, वर्चुअल डॉम क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। सो ये वाले सवालात हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है। सो हमें हमेशा हमारे पास जो भी ये सारी कंपाइलेशन स्टेप है ये कब हो रहा है, बिल्ड टाइम पे हो रहा है। इतना क्लियर हो गया कि कंपाइलेशन कहाँ पे होती है हमारी सारी, बिल्ड टाइम पे होती है। अच्छा अब ये सोचे मैं एक सर्वर साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक मैंने पेज बनाया सर्वर साइड रेंडरिंग को यूज़ करके। अच्छा जैसे ही मैंने बिल्ड की एप्लीकेशन तो क्या होगा, कितनी फाइल्स बनेंगी, कौन कौन सी फाइल्स बनेंगी, HTML CSS और दूसरी जावा। आप थोड़ा सा ज़्यादा डीप चले गए। मतलब ये मैं प्रोसेस पूछना चाह रहा हूँ, आप सही हो। .NET से फोल्डर में क्या चीज़ आती है, हाँ स्टैटिक पे अभी है नहीं, हम सर्वर साइड रेंडरिंग पे, सही है। सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या रखता है वो बनाना के .NET के फोल्डर में, ठीक है। HTML और जावा। अच्छा देखिए सर्वर साइड रेंडरिंग में हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक तो होता है, और स्टैटिक एक जो होती है स्टैटिक साइड जनरेशन, उसमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन क्या होता है हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग में, जैसे ही हम एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की 3 फाइलें बनती हैं। ये क्लाइंट साइड के ऊपर भी जब आप कोड बिल्ड करते हो तब भी बनती है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट के लिए भी, और सर्वर साइड के लिए करते हो तब भी बनती है। अब जब आपने अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करवा दिया कहीं पे, तो क्या होगा, जब मैं आऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा, भाई एक मिसाल है, क्या लिखा था मैंने पहले, google.com, ठीक है। google.com मैंने लिखा और मैंने प्रेस किया एंटर, हिट कर दिया। अब जो रिक्वेस्ट गई है ना गूगल के सर्वर के ऊपर, अब वहां पर कौन सी फाइलें रखी हुई हैं, HTML जावा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अच्छा अब HTML के अंदर कुछ ना डेटा की नीड है, ऐसे ही होगा ना। HTML तो सिंपल HTML रखी हुई होगी, उसके अंदर CSS लगी हुई होगी, सिंपल सी यही होगी। क्या होगा, हमारे पास डेटा नहीं है, सिर्फ एक टेम्पलेट है। अब उसके अंदर हमें डेटा को ऐड करना है। अब उसको जो डेटा की नीड है वो कहां से ले रहा है, वो डेटा डेटा लेयर से ले रहा है, वो वाला ये वाला डेटा अपना, वो डेटा लेयर से वो डेटा लेगा, अपनी HTML के अंदर एम्बेड करेगा और क्या करेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स कर देगा। तो जब भी हमारे पास सर्वर साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन के अंदर से रिस्पॉन्स आएगा तो एक सिनेरियो के अंदर हमारे पास सिर्फ एक HTML की फाइल आएगी। क्लियर है, बता दो। हमने यहां से क्लाइंट साइड से अपने पास से एक सर्वर साइड एप्लीकेशन के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी। मेरी केस के अंदर वो एप्लीकेशन थी google.com। google.com के पास ये रिक्वेस्ट आई, उसके पास 3 फाइलें हैं, कौन सी, HTML, CSS। मैंने ये भी रिक्वेस्ट की है, बट वो जो google.com की जो पेज है, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। अब वो जो डेटा है ना वो मैंने डेटाबेस में सेव किया हुआ है, तो अब वो डेटा तो मुझे डालना है ना एप्लीकेशन के अंदर, HTML के अंदर एम्बेड करके भेजूंगा ना मैं, ऐसे ही होगा ना। या खाली एप्लीकेशन भेज दो, उसमें इनपुट फील्ड लगी हुई है, ऊपर गूगल है या याहू है, यही नहीं पता लगे मुझे देख के। सो उसके अंदर क्या करेगा, वो डेटा लेयर से डेटा लेगा, कहां पर लेगा, सर्वर साइड के ऊपर।
मतलब अब वो जो डेटा लेने की जो लॉजिक है वो जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई है, और वो कोई ना कोई क्या होगी, एक एपीआई कॉल होगी। सही है, ब्राउजर को भी सर्वर से जो डेटाबेस है वो भी कोई ना कोई एक एपीआई है ना। हर चीज एक नेटवर्क रिक्वेस्ट है। एपीआई कौन सी होती है? नेटवर्क की रिक्वेस्ट होती है। ये जो मैं रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल के अंदर जो रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये भी एक नेटवर्क की रिक्वेस्ट है। आप ब्राउजर के अंदर नेटवर्क टैब के अंदर जाके ये सारी रिक्वेस्ट ट्रैक कर सकते हैं, आपके ब्राउजर से कौन कौन सी रिक्वेस्ट हो रही है। कोई ऐसी वेबसाइट ना खोलें जिसके अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगा हो, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, आपके सिस्टम से फिर डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीजें हो रही होती हैं। सो हमारे पास क्या होगा, सर्वर पे मैंने रिक्वेस्ट भेजी, HTML CSS थी, उसने क्या किया, क्या नाम है, डेटा फैचिंग की, एक लॉजिक रन की जावास्क्रिप्ट के अंदर से, और वो डेटा कहाँ रखा हुआ है मेरा डेटाबेस में। उसने वहां से डेटा उठाया, HTML के डॉम पे दिखा दिया, और मुझे क्या चीज रिटर्न कर दी, रिस्पॉन्स में क्या चीज रिटर्न होगी, सिर्फ HTML। जावास्क्रिप्ट की फाइल तो नहीं आएगी कोई, क्यों नहीं आएगी, जावा ही तो आएगी क्यों नहीं आएगी? सर, जावा ही तो बना के देगा। HTML CSS कन्वर्ट हो जाएगी जावा में, और फिर वो क्लाइंट को क्या हमें HTML के अंदर जो डेटा हमने ऐड करना था वो अगर हमने कर दिया है, तो क्या हमें HTML के साथ जावास्क्रिप्ट भेजने की नीड है? नहीं है ना। तो एक केस में HTML की फाइल के साथ जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं आएगी। वो जो दूसरा केस है वो भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो हमारे पास क्या हुआ, सर्वर साइड रिस्पांस के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, HTML की फाइल। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में हमारे पास क्या होता है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वर पे, मतलब मेरे केस में क्या है, google.com ने क्या किया, मुझे जब हमारी एप्लीकेशन कंपाइल हुई थी तो कितनी फाइल बनी थी, 3। google.com क्या करेगा, तीनों फाइल उठा के मुझे दे देगा, ये भाई ये आप ले लो और जाकर चला लो। ठीक है, ऐसे ही होगा ना कि वो तीनों फाइलें हमें दे देगा। अब वो बोलेगा कि भाई ये तीनों फाइलें हैं, ये जाकर आप चला लो। ठीक है, ऐसे हो कि गाड़ी मिले आपको और उसको चलाने का सॉफ्टवेयर एक USB में मिल जाए कि ये लें और इंस्टॉल करके आप चला लें। ऐसे ही होता है हमारे पास। सो हमने क्या किया, हमारे पास वो रिक्वेस्ट के अंदर जब 3 फाइल्स हमारे पास आएंगी ना हमारे क्लाइंट के ऊपर, तो क्लाइंट पे आते ही क्या होगा, HTML होगी हमारे पास। सेम जो रेंडरिंग प्रोसेस वहां पर हो रहा था सर्वर पे, अब वो कहां पे होगा, मेरे क्लाइंट पे होगा, मेरे ब्राउजर के अंदर होगा ना वो, यही सारा प्रोसेस। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि सबसे पहले HTML होती है। HTML के अंदर अगर हमें किसी डेटा की नीड है जो क्लाइंट ने रिस्पॉन्स में मांगा है उस पेज को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करता है, एक API कॉल करेगा, डेटा मंगाएगा, उसके अंदर दिखाएगा और दैट्स इट। और आपको HTML पूरी कंप्लीट करके और मेरे पास क्या नजर आ जाएगा यहाँ पे, google.com। ठीक है, मेरे केस में google.com मुझे कौन सी, मतलब हाँ यही होता है। डॉम से रिलेटेड की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आपने रिक्वेस्ट क्या की है और आपने दिखाई किस तरीके से है। एक मिसाल है, मैं अपने कोड के अंदर से 10 API कॉल कर लूँ, डेटा दिखाऊंगी डेटाबेस पे, तो आपकी UI के ऊपर, आपकी एप्लीकेशन में बैकएंड पे भी जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ऑथेंटिकेशन हो रही होती है, कभी नजर आती है आपको। आप अभी जैसे मैं डायरेक्टली linkedin.com लिखता हूँ यहाँ पे, ये मुझसे लॉगिन का बोल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कैसे ऑथेंटिकेट कर लिया, क्या सेव है, कैशे सेव है। एक मिसाल है, मेरा लैपटॉप किसी के हाथ लग जाए, हमारे पास क्या हो रहा होता है, डेटा तो खैर मेरा लैपटॉप तो किसी के हाथ में नहीं जाएगा। बात सारी क्या होती है, अगर हम सेम नेटवर्क के ऊपर है ना, तो माई लैपटॉप इज एक्सेसिबल। सरगाम भाई के पास जो लैपटॉप है ना, वो उससे इस लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा जो डेटा होता है वो एक किसी न किसी, जो हमारी ऑथेंटिकेशन होती है वो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो वो टोकन क्या होता है, वो हम सर्वर साइड से रिस्पॉन्स करके ऐसी जगह सेट कराते हैं कोई एक्सेस ना कर सके। और जब भी हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन पे हिट जाती है तो सबसे पहले वो टोकन चेक होता है, क्या वो टोकन मौजूद है। ठीक है, मौजूद है तो क्या वो टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया। जैसे ही ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा ना, यहाँ से लिंक्डइन भी नहीं खुलेगी मेरे पास। ठीक है,
टोकन के ऊपर छोड़ दें बात, हम लोग ऑथेंटिकेशन के अंदर पढ़ेंगे। सही है, बैकएंड प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। सो जो भी लॉजिक आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखी हुई है जो कि दैट नीड्स टू बी रन, वो सारी चलेगी। ठीक है, आप अपना एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन फ्रंट एंड पे चल रही है, आप 500 दफा अपना नेम कंसोल लॉग चला दोगे ना तो वो चलेगा। क्लियर है? ठीक है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो गई हमारे पास और सर्वर साइड रेंडरिंग हो गई। अच्छा, सर्वर साइड रेंडरिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो लिमिटेशंस हमारे पास क्या हैं? क्या कुछ केसेस में कर सकते हैं और डॉम मैनिपुलेशन तो हो रही होती है ना, क्यों नहीं कर सकते एक्सेस भाई? एपीआई से डेटा फैच करके जब डॉम के ऊपर दिखाते हो तो कैसे दिखाते हो? सर डॉम का मैं बता बताइए, रहा डॉम हूँ, क्या है? देखिए मैंने एक सर्वर साइड एप्लीकेशन रन की, मैंने रिक्वेस्ट भेजी google.com के सर्वर पे। ठीक है, अब ये रहा मेरे पास जो पेज रिस्पांस में आना था, वहां पे क्या हुई, रेंडरिंग चली, HTML CSS उसने उठाई, जावास्क्रिप्ट की फाइल उठाई, रन कर दी, डेटा उठाया, HTML में डाला, मेरे पास कितनी फाइल है? कहाँ से 3 है? HTML उठाई उसने, CSS का तो उसके साथ लिंक हुई भी है, मतलब वो खूबसूरत सा कुछ दिख रहा है। डेटा की जो नीड थी उसने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल रन की, जो भी लॉजिक लिखी हुई थी डेटा फेचिंग की वो रन किया, वो कोई एपीआई होगी, कुछ भी होगी, वो कुछ भी हो, उसने वो डेटा उठाया, HTML में दिखाया, और कितनी फाइलें हो गई? अब एक फाइल हो गई, रिस्पॉन्स कर दी उसने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर कुछ लिखता हूँ तो ये भेजने की लॉजिक कहाँ लिखी? लिखी नहीं है ना, तो जावास्क्रिप्ट तो है ही नहीं। HTML से डेटा भेज सकते हैं कहीं पे? समझ ही नहीं आ रहा सर कि घुमा के समझा रहे हैं। ब्लैंक क्यों हो गए आप लोग? मतलब जवाब तो दें कुछ, सर, गलत दे दें भले। नहीं हो पा रहा। क्या नहीं भेज सकते ना हमारे पास, हम HTML के थ्रू डेटा नहीं भेजते। तो हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या लिमिटेशन हुई कि यूजर इंटरेक्शन हम एप्लीकेशन के ऊपर नहीं कर सकते। स्टैटिक डेटा, स्टैटिक पेज यूजर को दिखा सकते हैं कि भाई खबरें दिखा रहे हैं उसको, यार ये पढ़ो जो है ना, टारगेट किलिंग हो गई, वहाँ पे 2 बंदे मर गए, ऐसी खबरें उसको दिखा सकते हैं हम। लेकिन क्या कर सकते हैं हम, ये नहीं पूछ सकते भाई कि आपके पास एक मिसाल है, जैसे ये मेरे सामने पेज ओपन हुआ हुआ है कि वो बोलेगा भाई सर्च फॉर एनीथिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Next.js, अब मैं हिट करूंगा ना एंटर, तो उस केस में कुछ भी नहीं हो रहा होगा मेरे पास। क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि वो जो लॉजिक है वो मैं इंटरेक्शन तो कर ही नहीं सकता ना, किसी भी तरीके से नहीं कर सकता अपनी वेबसाइट के साथ। इनपुट फील्ड नजर आ रही होगी मुझे, लेकिन मैं उसके अंदर लिख ही नहीं सकता, सिंपल सी चीज है। HTML में इनपुट होता है, मैंने उसके अंदर लिख दिया, अब मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, उस केस में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें डेटा भेजना है, लेकिन भेजने के लिए हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। तो लेकिन सर फिर हम लिखते तो है ना वो क्या ऑन चेंज या उस तरीके का फंक्शन, वो भी तो जावास्क्रिप्ट ही लिखे होते हैं। लास्ट क्लास में पढ़े थे ना हमने। जी सर। सो अब हम उस पर ही आते हैं। देखिए, तो हमें ये चीज पता लगी सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर हमारे पास ये वाला इशू है। तो हमारे पास जितनी भी इंटरेक्शन आपकी वेबसाइट से हो रही होती है वो क्या होती है, कोई ना कोई थ्रू एन इवेंट होती है। इवेंट हैंडलर्स हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे, और ये जितने भी इवेंट हैंडलर्स होते हैं ये सारे क्लाइंट साइड एक्सेसिबल होते हैं। हमारे पास क्लाइंट साइड कंपोनेंट के अंदर ही हम कर सकते हैं। अगर आप लोग लास्ट क्लास के कोड के ऊपर जाएं तो वहां पर आपको एक चीज लिखी हुई मिलेगी, दिखाता हूं मैं। लास्ट क्लास के कोड के अंदर अगर हम आते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पर आकर देखते हैं कि ये लास्ट से भी लास्ट हुक्स में बताया था। यस, थैंक यू। हमारे पास क्या लगी हुई है, ये यूज क्लाइंट की एक डायरेक्टिव लगी हुई है। ये डायरेक्टिव हमारे पास क्या करती है, हमारे को हमारे जो सर्वर कंपोनेंट्स हैं और जो क्लाइंट कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन करने के लिए हम यूज करते हैं। ऐसे ही होता है। तो जितनी भी ब्राउजर के साथ इंटरेक्शन हो रही है, वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है? क्लाइंट कंपोनेंट में। अब क्या करें, पूरी एप्लीकेशन क्लाइंट साइड बनाए?
आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना? बड़े आसान अंदाज में हम लेके चल रहे हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रही तो आप अपना हैंड रेज करें, आप लोग दोबारा से आस्क कर सकते हैं कि भाई ये दोबारा से समझा दें, तो हम लोग उसको दोबारा से दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। समझा देते हैं। समझा दें। सर्वर साइड के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि भाई हम जब रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के ऊपर, google.com के सर्वर पे जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे थे तो हमारे पास क्या हो रहा था, एक काम हो रहा था, डेटा प्रोसेसिंग हो रही थी। प्रोसेसिंग के लिए उसे डेटाबेस से मंगवाया और हमें रिस्पांस कर दिया। ये हो गया रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल। इस रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल के अंदर अगर हम कोई फ्रंट, अभी ये क्या होती है, दो तरीके से रिक्वेस्ट होती है, या तो हम कोई एपीआई के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे या तो हम किसी वेबसाइट के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे। अभी जैसे मेरे पास था ना, अभी मैंने क्या किया, मैंने एक एपीआई के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी है, गेट की रिक्वेस्ट। तो उसने मुझे क्या किया, मेरी रिक्वेस्ट ली, अपने सर्वर पे भेजी, सर्वर ने क्या किया, डेटाबेस से डेटा लिया, उसको प्रोसेस किया और मुझे क्या किया, रिटर्न कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया। ये तो एपीआई ने कर दिया मुझे, ठीक है। आप जब क्लाइंट के केस में, मतलब मैं अगर किसी ऐसी जगह पे हिट कर रहा हूँ जहां से मुझे कोई वेबसाइट का फ्रंट एंड का कोई पेज नजर आना है, वो पेज के लिए ना हमारे पास एक स्टेप होता है जो कि कहलाता है रेंडरिंग। उस रेंडरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमें क्या करना होता है, हमारे पास HTML की फाइल है, CSS की फाइल है और जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अब ये तीनों अलग अलग अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इन तीनों को रन करना है, इसका जो कंबाइंड आउटपुट होगा वो निकालना है और वो यूजर को दिखाना है, ठीक है। तो इन तीनों का कंबाइंड आउटपुट हमने सर्वर पे निकाला और हमने सर्वर से क्लाइंट साइड के ऊपर रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास HTML की एक फाइल आई और वो सर्वर से क्लाइंट के पास आ गई। अब हमारे पास एक HTML की फाइल आ गई। यहाँ तक मैम क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हमने इसके अंदर एक लिमिटेशन देखी कि हमें जब डेटा वापसी सर्वर के बाद भेजना है तो वो हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाती है कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, डेटा भेजने के लिए तो कोई लॉजिक ही नहीं बची, HTML ही है ना सारी, सही स्टैटिक हो गया सब कुछ। ब्लॉग वेबसाइट पे आप ब्लॉग पढ़ रहे होते हैं, वहां पे कोई इंटरेक्शन कर सकते हैं आप, डायनामिक कुछ नहीं होता उसमें, स्टैटिक होता है। स्पोर्ट्स की वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आपके पास स्पोर्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर ऑल स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। और क्या कौन सी हो सकती है, राइट नाउ तो यही आ रही है मेरे ध्यान में, बाकी उसके बाद आप लोग जो है देख भी सकते हैं, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, पॉपुलर यही होती है, ब्लॉग वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है। सबसे ज़्यादा बड़ी वेबसाइट भी दुनिया के अंदर यही है, BBC की सबसे बड़ी वेबसाइट है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, गूगल फेसबुक इन लोगों के बाद, ठीक है। टॉप 100 जो वेबसाइट्स हैं ना, ये बहुत फैंग कंपनीज वाली वेबसाइट्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जिनके पास डेटा है, डायनामिक वेबसाइट्स हैं। 100 के बाद अगर आप नीचे उतरते हैं 102, 103 के ऊपर आपको BBC, CNN मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ तक पहुँचना। हफिंगटन पोस्ट हो गया आपके पास, और भी बहुत बड़े बड़े न्यूज़ लेटर्स हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट साइड रेंडरिंग में अब यहाँ पे मसला क्या है, अब यूजर से इंटरेक्शन करानी है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। लेकिन हमारे पास एक हाइब्रिड अप्रोच होती है। हाइब्रिड अप्रोच हम किस चीज़ को कहते हैं कि हम क्या करते हैं, जो कंपोनेंट्स हम सर्वर से रेंडर करवा सकते हैं हम सारे के सारे सर्वर से रेंडर करा देते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम ब्लॉग वेबसाइट की एग्जांपल दें, जो हमारा आर्टिकल होगा वो एक सर्वर साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन होगी, ठीक है। उसके नीचे एक रिव्यूज का और कमेंट्स का बटन आ रहा होता है, सेक्शन आ रहा होता है, ऐसे ही होता है मैम। कहीं पे भी आप जाएं तो वहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ तो उसके नीचे वो बोलता है पोस्ट योर रिव्यू या पोस्ट योर कमेंट। वो जो एक छोटा सा कंपोनेंट होता है ना, वो हम क्लाइंट साइड बना लेते हैं। अब दोबारा से सोचें रेंडरिंग कैसे होगी। हमने कोड लिखा, बिल्ड बनी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की 3 फाइलें जनरेट हुई, सर्वर में चली गई, अब वो वहाँ पर रखी हुई हैं। मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट की सर्वर साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन के ऊपर google.com पे, सो HTML उठाई उसने, CSS उठाई, दोनों को लिंक तो हुई है पहले से। अब उसे जावास्क्रिप्ट उठाई। अब जावास्क्रिप्ट में 2 लॉजिक्स हैं, एक जो उस एप्लीकेशन के डेटा को चाहिए, एप्लीकेशन को डेटा चाहिए, और एक जो वो रिव्यू भेजने की है,
ठीक हो गया। रिव्यू भेजने की कौन सी है, वो क्लाइंट साइड कंपोनेंट की। क्लाइंट साइड कंपोनेंट की लॉजिक कुछ भी दोबारा रन नहीं होगी। हमारे पास जो सर्वर साइड एप्लीकेशन की जो लॉजिक है ना, सर्वर साइड कंपोनेंट की जो लॉजिक है वो रन होगी, डेटा लेके आएगी, सर्वर को देगी, सर्वर डेटा डालेगा HTML के अंदर, और HTML और हमारे पास जैसी HTML आ गई, अब हमारे पास HTML कंप्लीट है, हमारा पेज कंप्लीट नजर आ रहा है। लेकिन अब हमारे पास दो फाइल्स हैं, कौन कौन सी, HTML और दूसरी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कौन सी लॉजिक है हमारी, क्लाइंट साइड कंपोनेंट, जो हमने एक छोटा सा कंपोनेंट बनाया है ना रिव्यू या कमेंट भेजने के लिए अपना, उसकी लॉजिक। अब वो लॉजिक कुछ भी हो सकती है, वो छोड़ दें, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हमारे पास दो एप्लीकेशन आ जाएंगी। अब क्या होगा, ब्राउजर के ऊपर हमारे पास आएगी HTML और आते के साथ ही रेंडर हो जाएगी, हमें रेंडरिंग नहीं करनी उसके अंदर, क्योंकि रेंडरिंग तो हुई भी आई है ना। और वो जो लॉजिक है वो रखी रहेगी, जब तक वो हम कमेंट नहीं पोस्ट करेंगे ना यूजर, जब तक वो चलेगी नहीं। जैसे ही कमेंट लिख के वो एंटर करेगा तो वो चल जाएगी और वो डेटा भेज देगी। ठीक है, क्लियर है ये। क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी क्लियर हो गई हमें, सर्वर साइड रेंडरिंग भी क्लियर हो गई, और हमें क्या हो गया, एक हाइब्रिड अप्रोच भी पता लग गई कि हम कैसे हायर लेवल पे हम कौन से कंपोनेंट्स रखते हैं। हायर लेवल पे कौन से कंपोनेंट्स होंगे, सर्वर साइड होंगे, क्लाइंट साइड होंगे, सर्वर साइड होंगे, और उसके नीचे क्लाइंट साइड। मतलब हमारी एप्लीकेशन पूरी हम सर्वर साइड बनाएंगे, उसमें कहीं पे बटन लगाना है तो वो हम क्लाइंट साइड लगा देंगे, हमें कोई इनपुट फील्ड लगानी है तो क्लाइंट साइड लगा देंगे, कोई फॉर्म बनाने तो क्लाइंट साइड बना लेंगे। ऐसे ही होता है ना, इससे ज़्यादा तो इंटरेक्शन होती ही नहीं है, ऐसे ही होता है। इसके अलावा कोई इंटरेक्शन है वेबसाइट के अंदर, नहीं है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, यही इंटरेक्शन होती है बस, या तो आप कहीं पे कुछ लिख सकते हो या कहीं पे क्लिक कर सकते हो, ऐसे ही है। ठीक है, होवर का भी एक केस होता है, लेकिन वो भी आप फिर वो भी ऐसा ना एक बटन ही कहलाती है चीज। ठीक है, वो डेस्क के ऊपर आप कभी भी होवर नहीं कराते, आप बटन भी होवर करा के कोई चीज करा दो तो SEO से रिलेटेड देखें तो। सो ये तीन चीजें हमें पता लग गई। अब हम लोग एक चीज की तरफ जाते हैं, डेटा फैचिंग की तरफ। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वर साइड के ऊपर डेटा फैच करके देखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, क्लाइंट साइड पे डेटा फैच करके देखेंगे कि भाई हमारे पास जो डेटा फैचिंग का जो मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है। ये क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक हो गया। हायर लेवल पे क्लाइंट साइड, लोअर लेवल पे आपकी जो ये वेबसाइट है governancestory.com पे या governance.com पे, दोनों में से किसी एक डोमेन पे होस्टेड है, उसके अंदर भी यही हुआ है। हमारे पास जो अप्लाई नाउ का जो बटन, वो जो फॉर्म आता है वो क्लाइंट साइड है, आपका जो लैंडिंग पेज है वो सर्वर साइड रेंडर्ड है। कभी जाएंगे तो ये चीजें देखिएगा कि जो है ना, जो फॉर्म आपको नजर आता है उसके अंदर क्या चल रहा है, वो वेबसाइट को पूरा एनालाइज करें, वो खोल के ब्राउजर इंस्पेक्ट। जैसे आपको जब रेंडरिंग पढ़ाई थी, बताया था ना कि यहाँ पर अभी देखें क्लाइंट साइड वाली भी एप्लीकेशन दिखाई थी, वहां पर क्या आ रहा था, हमारे पास HTML और JSS की फाइल आ रही थी, JS की फाइल आ रही थी, और उसके अंदर क्या आती है, हमारे पास सिर्फ HTML की फाइल आती है। जी, हेडर के अंदर सिर्फ वो जो सर्च का आइकन होगा ना, सर्च की जो फील्ड होगी वो क्लाइंट साइड होगी। ये अगर लिंक्डइन के केस में देखें ना, ये पूरी की पूरी जितनी भी है ना, ये सारी की सारी क्लाइंट साइड नहीं है, ये सर्वर साइड, ये क्लाइंट साइड है, ये बटन सर्वर क्लाइंट साइड है, ये भी क्लाइंट साइड है, ये भी क्लाइंट साइड है, लेकिन जो पीछे जो ये आ रहा है ना, ये आइकन वगैरह नजर आ रही है, ये सर्वर साइड है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ना एनालाइज करना है हमारी एप्लीकेशन के अंदर कि हमें इसके अंदर सर्वर साइड रेंडरिंग यूज भी करनी है कि नहीं करनी। यूजुअली जो हमारे पास डेटा एनालिटिक्स के जो डैशबोर्ड्स होते हैं उनके अंदर हम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग यूज नहीं करते, क्यों? जहां पे सर्वर साइड रेंडरिंग हमें इतने सारे फायदे दे रही है ना, हमें हमारे जो एप्लीकेशन का रिस्पांस टाइम ज़्यादा है, हमारी SEO जो हमारी है वो सबसे ज़्यादा अच्छी हो जाती है। SEO के अच्छे होने की वजह यही है कि हमारे पास HTML की फाइल जनरेट हुई रखी हुई है, तो गूगल जब के ऊपर जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके वो ये चीज़ पता लग जाती है, क्योंकि गूगल समझता है HTML पेज को, जब वो गूगल के क्रॉलर्स चलते हैं पेजेस को एक्सेस करने के लिए, तो उसको नज़र क्या आती है, HTML नज़र आती है, उसको जावास्क्रिप्ट नज़र नहीं आती, उसको नज़र तो आ जाएगी लेकिन वो पढ़ ही नहीं सकता उसको, तो जब रैंकिंग करता है तो फिर उन एप्लीकेशन की कर लेता है।
लेकिन सर्वर साइड एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास ये मसला आता है कि सर्वर साइड रेंडरिंग इज कॉस्टली, हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है उसकी। कॉस्टली तो नहीं होती लेकिन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। कैसे? जो काम क्लाइंट साइड के थ्रू यूजर की क्या नाम है लैपटॉप की रिसोर्सेज यूज करके आप करते, वो आप अपने सर्वर पे कर रहे हो, प्रोसेसिंग हो रही है ना, प्रोसेसिंग कॉस्ट मनी, तो वो पैसे फिर आपको पे करने होते हैं। तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जो ना हमें कहाँ पर यूज करनी चाहिए, कहाँ पे यूज नहीं करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज, अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, ये सारे तो हम क्लाइंट साइड सर्वर साइड रेंडर करा लेते हैं हाइब्रिड अप्रोच के थ्रू। लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन के बैकएंड के जो पोर्टल्स होते हैं, जहां से हम प्रोडक्ट पोस्ट कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स डाल रहे होते हैं, एंट्री मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इन सारी जगहों पे हम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग यूज नहीं करते। क्लियर है? ये सारी चीजें आप लोगों को आ जाएंगी, ये नहीं भी आए तो कोई इशू नहीं है। ये आप सारी चीजें जब आप डेवलपमेंट करने के लिए जाएंगे कहीं पे, तो ये सारी चीजें आपको थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंट गाइड की जाएंगी कि कहाँ पे क्या चीज आपने इम्प्लीमेंट करनी है जी। वो भी सर्वर पे होता है, बैकएंड का कॉन्सेप्ट है, बैकएंड पे होता है जी। जी जी Node.js हो गई ना ये। हम क्या करते थे, TSC main.ts, क्या मिलता था हमें, main.js की फाइल मिलती थी, और फिर उसको कैसे चलाते थे हम, node main.js। Node.js जो है ना जावास्क्रिप्ट का ऐसा रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि ब्राउजर के बाहर सर्वर साइड चलता है, ठीक है। देखिए Next.js एज अ फ्रेमवर्क जो है वो हमारे पास काम करती है, आप उसको एज अ सर्वर डील नहीं करें, वो सर्वर नहीं है Next.js। Next.js एक फ्रेमवर्क है जिससे हम लोग फ्रंट एंड बिल्ड करते हैं। सर्वर कौन सा होगा वो फिर हम देखेंगे कि पाइथन का यूज करें या Node.js का यूज करें, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या चीज हो गई, हमने क्लाइंट साइड पढ़ ली, सर्वर साइड पढ़ ली। अब हम क्या करते हैं, 1 मिनट का मुझे ब्रेक दीजिएगा, मैं जरा प्रोजेक्ट बना लूँ, मैं भूल गया बनाना। सर जब तक आप रिवाइज करा दो। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन होती है ना, कोई भी आदमी काम करने चाहता है तो वो अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कैसे करेगा, यानी क्योंकि कोई भी बंदा अगर एप्लीकेशन बनाता है, वेबसाइट बनाती है, चाह रहा होता है कि मेरी वेबसाइट यूज़र इस्तेमाल करें और उस पर आके इंटरेक्शन करें और मैं उसको रिस्पॉन्स दूँ। अब ये काम होता कैसे, ये इसका प्रोसेस क्या होता है कि मैं इस काम को कैसे करूँगा। तो इसके लिए सर ने बताया कि 3 टियर होता है। एक का आपका UI होता है जो यूज़र के सामने होता है, एक आपका बैकएंड होता है जिसको सर्वर कहते हैं, और एक आपका डेटाबेस होता है। जैसे फेसबुक की एप्लीकेशन है या यूट्यूब की है, कोई भी एप्लीकेशन होती है, तो आप जब भी उसके पास जाते हैं तो वो आपसे रिलेटेड चीज़ आपको दिखाता है। यानी आप उस पर लॉगिन करेंगे, आप उस पर कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपसे रिलेटेड जो डाटा होता है वो आपको दिखाता होता है, किसी और को नहीं दिखा रहा होता। तो हम जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है कि यार इस पर कहीं से रिक्वेस्ट आएगी, कोई यूज़र मेरे पास आएगा और मुझे उसका जवाब देना है, तो मैं उसको बिल्ड कैसे करूँगा। तो उसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होते हैं 3 टियर का होता है। एक तो मैं डेटाबेस बनाता हूँ कि जो यूज़र मेरे पास आएगा मैं उसकी डिटेल कहीं सेव करूँगा, कहीं ना कहीं उसकी डिटेल सेव होंगी, ठीक है। और ये है कि जब भी वो मुझसे कोई रिक्वेस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कौन सा डाटा लेकर आना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए मुझे कोई बैकएंड का लॉजिक बनानी, बैकएंड में मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उसके सामने डिस्प्ले ना हो, बल्कि उसको तो जो चीज़ उसकी ज़रूरत की है वो कैसे आ रही है उससे तो रिलेट नहीं करता ना, आप जैसे मर्जी उसको दिखाएं। उसको तो ये चाहिए कि भाई मैंने ये रिक्वेस्ट की है, मुझे ये जवाब मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, बैकएंड का लॉजिक जिसको आप बैकएंड सर्वर कहते हैं। वो सारा काम आपका सर्वर कर रहा होता है। अब इसमें ये होता है कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग, इसमें ये होता है कि अब वेबसाइट बनाने वाला देखता है यार मेरी वेबसाइट पे कौन से ऐसे पेजेस हैं जिनके लिए मुझे सिर्फ उनको स्टैटिक दिखाना होगा, यानी उनको मुझे लोड नहीं करवाना पड़ेगा, बस यूज़र मेरे पास आए और आते साथ ही उसके सामने वो पेजेस खुल जाएंगे, वो आके पढ़ लेंगे। जैसे न्यूज़पेपर आप BBC की न्यूज़ खोल लें, कुछ भी कर लें, तो उसमें मकसद क्या होता है, मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जो न्यूज़ आई है वो पढ़ना है। इसके अलावा यूज़र को इससे और कोई काम नहीं होता, उसमें कोई इनपुट फील्ड डालनी नहीं होती।
तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि अब मैं अपनी वेबसाइट को अच्छे से अच्छा बनाऊं कि यूज़र को अच्छे से अच्छी चीज़ सामने आए। तो उसके लिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग और एक सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब ये है कि जब मेरे पास से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये तीनों चलेंगे, अब हम ये चाहते हैं कि हम सर्वर को कह देते हैं कि भाई तुम अपने पास ही नहीं HTML की फ़ाइल बना के रख लो, इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं होगी। जैसे क्लाइंट आएगा ना, उसके बाद तुम्हें कोई इस पर लॉजिक चलाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन की फ़ौरन उसको दिखा देना, ठीक है। तो जैसे यूज़र उसके पास आता है, उस पर हिट करता है, वो फ़ौरन उसको दिखा देता है। और एक ये चीज़ होती है कि सर्वर ये कहता है, अब सर्वर अब यूज़र आया, यूज़र ने कोई सर्च बार पे आया, कोई इनपुट लेना चाह, इनपुट फील्ड डाली। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि उसको कोई लॉजिक चल के उसको जवाब देना है, कोई लॉजिक चलेगी हमारी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये कहते हैं कि भाई हम सारी चीज़ें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट भी आ जाती है आपके ब्राउज़र के पास। एरर क्यों आ रहा है HTML में? समझ से बाहर है जी। ऐसे नंबर हम, ठीक है, सही हो गया। अच्छा भाई, कहीं ना कहीं से कहाँ से फैच करते हैं हम डेटा, किसी ना किसी API के थ्रू, और API इज कनेक्टेड विद सर्वर, सर्वर हमें डेटा प्रोवाइड करता है। हमने दोनों केसेस में रिक्वेस्ट भेज के देखी हुई, हमने अपनी क्लाइंट साइड के लिए भी रिक्वेस्ट भेज के देखी, क्लाइंट साइड कैसे, कोई UI या वेब पेज के लिए भी। और अभी जो मेरे सामने ही खुली हुई है जेसन प्लेस होल्डर के नेम से एक API प्रोवाइडर है। ये क्या करता है, आपको नहीं, मतलब कि जो लोग फ्रंट एंड सीख रहे हैं उनके लिए उन्होंने बनी बनाई एक API बनाकर रख दी है कि आप इससे प्ले आउट करो, डेटा फैचिंग सीख लो। जब आप फिर बैकएंड के ऊपर जाओगे तो आप API बना के अपनी API से डेटा फैच करना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। यूजुअली फ्रंट एंड डेवलपर्स को API प्रोवाइड की जाती है, और वो कौन देता है, बैकएंड डेवलपर, ठीक है। इन दोनों की कोऑर्डिनेशन से एक फुल स्टैक एप्लीकेशन हमारे सामने क्रिएट होती है। क्लियर हो गया? अभी बैकएंड डेवलपर तो है ही नहीं कोई भी, सही है, सारे के सारे जी। API कौन देगा? ये जो API होस्ट करेंगे ना, तो उसका भी बिल आएगा। वो ये लोग बेयर कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगाए हैं, सही है। हमारे पास, अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, बिल से मुराद बताने की ये होती है कि सर्वर है ना, सर्वर, आपकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं होस्ट होगी, तो डेट इज कॉस्टिंग यू मनी, पैसे वो वहाँ पे चार्ज हो रहे हैं, कुछ भी फ्री में नहीं है। वर्सल अगर आपको थोड़ा सा फ्री में दे रहा है ना, जब वो आपको चार्ज करना शुरू करेगा ना, तब आपको पता लगेगा कि वर्सल कितने पैसे लेता है। यूजुअली AWS, मैं AWS के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो AWS जब चार्ज करता है तो मुझे पता है कि वो कितनी कॉस्ट करता है। कहीं पे भी सर्वर के ऊपर आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉयड होगी, वहाँ पर वो आपको पैसे चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी एक छोटे छोटे से आप मार्केट के अंदर भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स भी हैं, जैसे होस्टिंगर वगैरह हो गया, GoDaddy वगैरह, लेकिन ये ज़्यादा स्केलेबल नहीं है, स्केलेबल ऑप्शंस नहीं है। जब आपकी एप्लीकेशन इनफाइनाइटली स्केलेबल एप्लीकेशन आप जब बना रहे होते हो, तो आपको फिर इससे निकल के जो है ना क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास जाना पड़ता है, और अपनी क्लाउड मैनेजमेंट खुद करनी पड़ती है, रादर देन कि आप होस्टिंगर से करवाओ या किसी और से करवाओ। क्लियर है? ठीक है। अभी मैंने क्या किया भाई, अपनी टू डूज वाली जो ये API है ना, अगर मैं यहाँ से टू डूज हटा देता हूँ, तो ये बहुत सारी जो है ना तरह की APIs प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। क्या है, जेसन प्लेस होल्डर, अगर आप लिख देंगे तो आपको ये मिल जाएगी, अपने पास लिख लें। और आप जैसे ही करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाती है, और ये एप्लीकेशन क्या कर रही है, ये हमें क्या कह रहा है, सर्विंग 3 बिलियन रिक्वेस्ट ईच मंथ, ठीक है। तो ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पेमेंट्स नहीं हो रही है और जो है ना सर्वर की कोई कॉस्ट नहीं हो रही है, लेकिन कम्युनिटी उसको वो करती है, क्या नाम है, पे करती है, बहुत सारे लोग मिलके पे करते हैं, सही है। तो हमारे पास ये जो APIs है ना, इन्होंने हमें बना के दी हुई हैं। अभी जैसे जेसन प्लेस होल्डर स्लैश, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर्स, तो ये मेरे पास क्या आया, यूजर्स की API चल गई है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डूज, तो ये क्या, इसने मुझे क्या रिटर्न किया, टू डूज रिटर्न किया। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ना, एक मिसाल है, आपके पास एक API आई, अब वो API चलानी कैसे, ये आपको कौन बताएगा? एक API आपको मिली, अब आपको ये चलानी कैसे है, ये आपको कौन बताएगा?
जिसने आपको API प्रोवाइड की है। आपके केस में जब आप मार्केट में काम कर रहे होंगे तो कोई ना कोई बैकएंड डेवलपर होगा, और इस केस में कौन है? जेसन प्लेस होल्डर। सो जेसन प्लेस होल्डर हमें क्या कहता है? बोला स्लैश टू डूज लिखो तो मैं सारी की सारी टू डूज दे दूंगा, और स्लैश अगर टू डू के साथ यहाँ पर हर जगह पे आईडी आ रही है ना, आईडी यहाँ पे भी आईडी आ रही है, ठीक है, ये आईडीज आ रही है ना हमारे पास, देख रहे हैं, ये आईडी आ रही है मेरे पास। सो वो कहता है अगर स्लैश आईडी लिख दो ना आप, तो मैं आपको वही वाली टू डू दे देता हूँ। ये देखें, वही वाली आ गई, एक ही आई है अब की बार हमारे पास किस फॉर्म में आई है? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आई है, ऐसे ही है। और पहले हमारे पास कैसे आई थी? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आए थे, अगर नजर आ रहा हो तो। एरे का ब्रैकेट नजर आ रहा है टॉप पे, वो देखें। सो अब हमें इसको क्या करना है? हमें इस डेटा को फैच करना है अपने फ्रंट एंड के अंदर एज अ सर्वर साइड लॉजिक, और उसको अपनी यूआई के ऊपर डिस्प्ले करना है। किसी ने ये चीज इंप्लीमेंट की हुई है पहले से? 3 बंदे, और कौन क्या कर रहा है? बैनर एपीआई, वेदर, जी डेटा तो फैच किया ना आपने। मेन चीज क्या है? एपीआई से डेटा फैच करना है, वो जेसन प्लेस होल्डर हो या वेदर एपीआई हो। वेदर एपीआई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपने कोई एप्लीकेशन तो बना ली है, बेहतरीन। हाँ, अगर आप लोगों ने सर शारिफ के प्रोजेक्ट्स किए हुए ना सर बता रहे हैं, तो उसके अंदर है वेदर ऐप है ना उसमें, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। चले हम लोग खुद करके देखते हैं, बाकी जिसने नहीं किया हुआ कोई मसला नहीं है। हम लोगों ने जो भी चीज़ें क्लास में कवर नहीं की, अगर आपने नहीं भी की तो कोई इशू नहीं है। अब हम इसको करते हैं। अच्छा, करवाना आप लोगों ने, सही है। अच्छा जी, हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं भाई कि कॉस्ट, हमें कोई ना कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा डेटा जिसके अंदर आकर हमारे पास सेव हो जाए। सो हमारे केस में क्या होगा, और हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हमारे पास डेटा किस फॉर्म में आ रहा है? ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, इक्वल्स टू, हमने क्या करा? हमारे पास हमने ये चीज देखी थी कि जब भी हम कोई भी एपीआई कॉल करते हैं तो कॉल स्टैक पे वो कहाँ पे रन होती है? कॉल बैक क्यू के अंदर, देखा था। ऐसे ही था ना जब हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। टाइप स्क्रिप्ट पढ़ते हुए हमारे पास क्या हो रहा था? हमारे पास पेज लोड होते हुए अगर हमने कोई एपीआई कॉल की है और अगर उसमें टाइम लग रहा है तो हम क्या करते हैं? अपने यूजर को वेट कराते हैं, उसको कोई ना कोई लोडिंग स्टेट दिखाते हैं। जैसे ही कि अगर आप facebook.com के ऊपर जाएं और वहां पर आपको एक लॉगिन का पेज नजर आता है, लॉगिन का पेज नजर आएगा ना, अगर आप लोगों ने लॉगिन नहीं किया हुआ तो आप वहां पर अपनी ईमेल लिखते हैं और पासवर्ड लिखते हो। जैसे ही आप एज सून एज यू हिट एंटर, उसके बाद क्या होता है कि वो आपको थोड़ा सा वेट कराता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसके बाद वो रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा कि हाँ ये यूजर सही है, इसको आने दो, और जैसे ही यूजर सही होगा तो फिर वो उसका डेटा भी भेजेगा साथ में। ऐसे ही होगा, या वो नहीं भेजेगा तो एक दूसरी एपीआई कॉल करके आपका डेटा लेके आएगी। क्लियर है? तो उसके अंदर इतने टाइम के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास यूजर को वेट करना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं? ये सारा का सारा काम हम एक कॉल बैक क्यू के अंदर कराते हैं, अपने प्रॉमिस के थ्रू कराते हैं, अगर और आसान अल्फाज में बोले एसिंग का वेट के थ्रू कराते हैं। ऐसे ही होता है। जब हम एसिंग का वेट के अंदर काम करा रहे हैं, तो अगर हम एसिंग का वेट ना करें तो हमारे पास क्या होगा? जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर एंटर करूंगा ना, हिट करूंगा एंटर को, तो क्या होगा? स्क्रीन ना वहीं के वहीं रहेगी, कुछ भी नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर। डेटा की रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, रिक्वेस्ट आएगी, फिर डेटा आएगा। जब तक सब कुछ नहीं आ जाएगा जब तक तो हम मूव ही नहीं कर सकते आगे वाले पेज पे। तो यूजर को ऐसा लगेगा कि जो है ना कुछ हुआ ही नहीं, लगता है कि एंटर ही प्रेस नहीं हुआ। यूजर को थोड़ी पता है कि मैंने एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो नेटवर्क रिक्वेस्ट में जाके देख लूंगा मैं। वो तो डेवलपर को पता है ना कि हमें पता लग जाएगा कि भाई रिक्वेस्ट गई है कि नहीं गई। सो यूजर को हमें कोई ना कोई ऐसी इंटरेक्टिविटी दिखानी पड़ेगी जिसके थ्रू वो क्या कर सके?
उसको पता लगे कि प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, यूजर का एक्सपीरियंस हम खराब नहीं होने देते। तो उसके लिए हम क्या दिखाते हैं, एक लोडिंग की स्क्रीन दिखा देते हैं और डेटा को भेज देते हैं एसिंक अवेट के अंदर या कॉल बैक क्यू के अंदर कि जाओ आप रिजॉल्व हो जाओ, मैं यहाँ पर आपके पास वेट नहीं कर रहा, जब आप हो जाओ आखिर के अंदर आप आ जाना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अवेट लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अवेट लिख लिया ना, यहाँ पर अब मेरे पास एक एरर आ रहा है कि वो कहता है भाई कांट फाइंड नेम अवेट, सॉरी यहाँ पर अगर हम फैच लिख दें अब ये पकड़ लेगा एरर। अब ये क्या कह रहा है, अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन द एसिंक फंक्शंस एंड एट द टॉप लेवल ऑफ मॉड्यूल्स। तो वो क्या कह रहा है कि इसको एसिंक बना लो। अच्छा, ये चीज अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कंपोनेंट है ना, हमने उसको एसिंक कर दिया, हमने जान छुड़ाई अपनी एसिंक से, ठीक है। अब हमारे पास हमने जब पढ़ा था, जब कॉल स्टैक वगैरह पढ़ रहे थे, तो हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास कुछ ब्राउज़र की APIs हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। वो कौन सी APIs होती हैं, जैसे सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू हम ब्राउज़र से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज हो गई हमारी, सेशन स्टोरेज हो गई, कुकीज़ हो गए, ये सारी क्या है, वेब APIs है हमारी, ब्राउज़र की APIs है ना। रिपीट करें, कौन सी APIs है ये हमारे पास, ब्राउज़र APIs या वेब APIs, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक API हमारे पास होती है फैच API। फैच API हमारे पास क्या करती है, हम इसको एक URL प्रोवाइड करते हैं, वो हमें डेटा फैच करके देती है। सिंपल सा काम करती है, सिर्फ हमें इसको एक URL देंगे और ये क्या करेगी, डेटा वहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट भेज देगी वहाँ पे और वेट करेगी रिस्पॉन्स का, और रिस्पॉन्स के अंदर जो भी चीज़ उसको मिलेगी वो लाकर दे देगी। अगर मैं एक google.com के ऊपर कॉल रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है मुझे, गूगल का पेज। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ से मुझे गूगल का पेज नहीं मिले? नहीं हो सकता। जो भी बोल रहे हैं भाई बोले ना, नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी बोल रहा है गूगल, क्या नाम है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि गूगल का पेज ना मिले, हैंड रेस करें। नहीं होगा। और कौन कौन कह रहा है कि हो सकता है? सेम बात बोली मैंने 2 दफा और देखो हाथ चेंज हो गए बगैर सोचे हाथ उठा रहे हो। देखें, 2 तरीके के रिस्पांस आते हैं हर रिक्वेस्ट के हमारे अगेंस्ट में। या तो एक सक्सेस रिस्पांस होगा, दूसरा फेलियर का रिस्पांस या रिजेक्शन का रिस्पांस। रिस्पांस रिजेक्टेड, पेज इज नॉट अवेलेबल, नॉट फाउंड आता है ना, नॉट फाउंड 404 ऐसे ही आता है ना। कौन सा रिस्पांस है? क्या आपने वहां पे जो पेज मांगा था मिला था आपको? नहीं मिला ना। नॉट फाउंड आ गया, मतलब रिजेक्शन रिस्पांस आया, लेकिन क्या हुआ, रिस्पांस आपके पास आया, एक रिस्पांस आ गया आपके पास, ठीक है। सो कौन कौन से रिस्पांस होते हैं हमारे पास? नॉट एक्सेप्टेड, नॉट रिजेक्टेड। क्या बोला आपने? सक्सेस और फेलियर, ठीक है। हमारे पास 2 तरीके के रिस्पांस होते हैं, या तो सक्सेस होता है या तो फेलियर हो गया। फेलियर का मतलब कोई एरर आ जाएगा या कोई नॉट फाउंड ऐसी चीज आ जाएगी हमारे पास। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब हमें फैच को ना कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। पहला जो पैरामीटर है ना उसका क्या है, URL। अब URL हमने यहां से उठा लिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। URL हमने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। और दूसरा URL फैच को क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसका मेथड। हमारे पास जितनी भी APIs होती हैं उनके ऊपर 4 तरह के मिनिमम मेथड्स अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से? गेट, पोस्ट, पुट या अपडेट और डिलीट। दीज आर कॉल्ड CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, अपडेट, पुट एंड डिलीट, ठीक है। सो क्रिएट, अपडेट, हाँ वही, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ऐसे ही है। सो ये जो 4 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, और ये API जब आप कॉल कर रहे होते हो, जब आपको
बतानी पड़ती है कि भाई जब मैं ये कॉल कर रहा हूँ तो भाई मुझे बताओ कि कौन सी कॉल भेजनी है। मैंने जब ब्राउजर के अंदर यहाँ पर लिखी तो कौन सी कॉल गई थी, गेट, क्योंकि ब्राउजर के अंदर जो एड्रेस बार में जो भी URL लिखो ना सेट हुआ हुआ है कि गेट की कॉल होगी। क्यों? क्योंकि गेट ही करते हैं हम यहाँ से। कभी ऐसे देखा है कि facebook.com लिखा और कुछ भेज रहे हो? नहीं करते ना, हम लोग क्या करते हैं, गेट कर रहे होते हैं। तो ब्राउजर से बाय डिफॉल्ट कौन सी कॉल जाती है, गेट की। सर वो जो फेसबुक के ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं वो पहुंच के वो कोड के अंदर से जा रही है ना, लेकिन ठीक है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो अब हमारे पास फैच के अंदर हमें क्या बताना है, मेथड गेट बताना है। बाय डिफॉल्ट फैच ने भी ये चीज इंप्लीमेंट की हुई है कि अगर हम उसको मेथड ना बताएं तो वो गेट ही भेजेगा। क्लियर है? तो अभी हम मेथड नहीं बता रहे, सर मेथड दोबारा बता दें। बाय डिफॉल्ट सेट है जी। रिपीट कर दें सर। मैं रिपीट करता हूँ ब्राउजर से जी मैम। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट हम किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस रिक्वेस्ट के कोई ना कोई मेथड्स होते हैं। मेथड कैसे, अगर हम गेट कर रहे हैं डेटा तो हम बताते हैं उस एपीआई प्रोवाइडर ने अगर डेटा भेजने के लिए एपीआई बनाई है ना तो क्या करेगा, वो गेट का मेथड लगाएगा ताकि यूजर उससे डेटा गेट कर सके, मंगवा सके। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, एक एपीआई बैकएंड डेवलपर बनाएगा जो कि डेटा सर्वर पे रिसीव करने के लिए बनाएगा ताकि वो उसको कहीं स्टोर करा सके। जैसे कि बायोडेटा की कोई एपीआई हो गई या जो आपके पास जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था गवर्नर हाउस की वेबसाइट का, वहां पर क्या था, डेटा था, डेटा हमने रिसीव किया और सर्वर पे गया, सर्वर ने डेटाबेस में सेव कर दिया। तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, डेटा हमारे पास सर्वर पे रिसीव हो रहा है, हमारे पास आ रहा है डेटा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, बैकएंड डेवलपर पोस्ट की एपीआई बना देगा कि डेटा जो है कोई भी क्लाइंट जो है वो पोस्ट कर सके। सही है, देखें नाम से समझ जाएंगे आपके हो क्या रहा है। गेट से मतलब डेटा आएगा, पोस्ट से मतलब डेटा जाएगा, अपडेट से क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके अंदर आप कोई अपडेट कर सकते हो। आपने फोन नंबर चेंज कराना है, आपने ईमेल चेंज करानी है तो वो अपडेट की एपीआई होगी ना कि पोस्ट की एपीआई होगी। ऐसे ही होगा ना। अब कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो चीटिंग कर रहे हैं, पकड़े गए हैं तो उनको रिमूव भी करना है, तो उसके लिए कौन सी एपीआई चाहिए, डिलीट की एपीआई चाहिए। क्लियर है जी? हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट वाली। सही है, अच्छा हमने ये चीज कर ली और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें अभी एपीआई तो कॉल होगी बाद में, पहले हमारी एप्लीकेशन को पता भी होना चाहिए कि हमारी एप्लीकेशन के डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी टाइप क्या है। पहले हम बात करते थे ना कि डेटा की जो टाइप होगी वो आपको बैकएंड डेवलपर बताएगा। अब हमारे सामने डेटा है, इसकी हमें टाइप बनानी है। अब वो आप लोग बनवाएं यहाँ पे मुझसे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरफेस। ठीक है, क्या नाम लिखूँ इसका, i2 कर देते हैं इसको। ठीक है, यूजुअली कन्वेंशन फॉलो करते हैं हम टाइप्स बनाते हुए। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ब्रैकेट ओपन कर दिया। इंटरफेस ऐसे ही बनता है। क्लियर है? अब इसकी आगे की टाइप बनवाएं। क्या क्या आ रहा है इसमें, यूजर आईडी, इसकी टाइप क्या है, नंबर है। सर जूम कर दें। ये वाली आवाज बहुत आती है। क्लियर? सर दिख नहीं रहा है ना। ठीक है, अब क्लियर है, अब नजर आ रहा है सबको पीछे तक। प्रोजेक्टर्स हमारे पास चल रहे हैं ना? अच्छा नहीं, सब लोग यही भी देख रहे हैं असेंबली पे। सही है। सो हमारे पास ये यूजर आईडी है, उसकी टाइप क्या है, नंबर। और उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, आईडी की टाइप क्या है, कैसे पता लगा, डेटा में लिखा हुआ है, डेटा को देख के बनाते हैं हम टाइप। और उसके बाद टाइटल के अंदर क्या है, स्ट्रिंग। टाइटल के अंदर हमारे पास है स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, कंप्लीटेड, ये बूलियन हो गई, टाइप बन गई हमारे पास। और हमें ये चीज मेक श्योर कर लेनी है कि हमारे डेटा के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई इनकंसिस्टेंट स्ट्रक्चर हो के कहीं पे कंप्लीटेड गायब है, कहीं पे टाइटल गायब है, कहीं पे आईडी गायब है। तो हमारे पास ऐसी चीज कहीं पे भी नहीं हो रही। अगर हमारे पास कंप्लीटेड कहीं होता कहीं नहीं होता तो हम उसको ऑप्शनल टाइप बना लेते। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, ऑप्शनल के लिए क्या करते, क्वेश्चन मार्क लगा देते।
क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई ऑब्जेक्ट की टाइप। यहाँ पर हम लगाएंगे इंटरफेस आई टू डू, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, ये है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो हमें देखे ना, हमारे पास यहाँ पे एक एरे बनी हुई है ना। तो इस एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि आपने अभी तक इसको बना दिया है, यूज नहीं किया, लिंटिंग का एरर है। सही हो गया? अच्छा, हमारे पास जो हमारे डेटाबेसेस है ना, ये चीज सब ध्यान से सुने, और जो भी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं वो रख दें प्लीज। हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर डेटा सेव होता है ना, वो एक किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर सेव हुआ होता है, और हमारे पास जो एप्लीकेशन से डेटा आता है वो भी किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर आता है। फॉर्मेट के अंदर किसी ना किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर डेटा की ट्रैवलिंग होती है, और फिर हमारे पास यूआई के ऊपर जो जिस फॉर्मेट के अंदर दिखता है वो एक अलग फॉर्मेट होता है। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस फॉर्मेट है जिसके अंदर हम डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। सेंड और रिसीव नहीं करते, डेटा को प्रेजेंट करते हैं हम। वो कौन सी फॉर्म है? जेसॉन फॉर्म। जेसॉन फॉर्म क्या होती है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूजुअली जितने भी हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा जो होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन वो किसी ना किसी स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर होगा। वो एज अ टाइप स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। उसकी हम पार्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस पे, सर्वर लेगा डेटा, उसके अंदर वो क्या करेगा, डेटा को क्या करेगा, वो सबसे पहले डेटा को जेसॉन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। वो प्रोसेसिंग का एक पार्ट है जेसॉन। जेसॉन के अंदर कन्वर्ट करेगा, और फिर उसके अंदर सारी प्रोसेसिंग करके जेसन का एक ऑब्जेक्ट बना देगा। उसके बाद क्या करेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, मतलब उस जेसन को स्ट्रिंगिफाई कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद क्लाइंट पे भेज देगा, रिस्पॉन्स कर देगा। अब जब हमारे पास डेटा आएगा ना, तो वो हुआ क्या, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हुआ है वो। तो अब हमें क्या करना है उसको, अब हमें क्या करना है उसको जेसन के अंदर कन्वर्ट करना है, जेसन में। स्ट्रिंगिफाइड है ना जेसन तो। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, मैं बनाता हूं। हमारे पास नेम, सही है, फाहद, दोनों तरफ जो है ना ये स्ट्रिंगिफिकेशन हुई हुई है। यूजुअली हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे होती है, की के ऊपर होती है, कभी नहीं होती, जब तक हम कोई की ऐसी ना बना दें कि जिसके अंदर कोई समझ लेंगे वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, ये की नेमिंग कन्वेंशन को वो ऑब्सोलीट कर रही हो। जैसे यहाँ पर अगर मुझे पहले उसके ऊपर 1 यूज करना है, तो वो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, नंबर यूज, ठीक है, एरर दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना इसको ऐसे बना लेता हूँ, लेकिन वो एक अलग केस है। लेकिन जेसॉन में हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्ट्रिंगिफाइड होती हैं। एक मिसाल है, नेम हो गया, एज हो गई। अब एज भी क्या है, एज 25 ऐसे ही लिखी हुई होती है। तो ये जो डेटा सारा का सारा है ना, ये स्ट्रिंगिफाई हुआ हमारे पास आया है। हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है, हमें इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे कन्वर्ट करके अपने पास लेके आना है, ठीक है। एरर क्यों आ रही है, आपने नाम ही नहीं लिखा। ओ, क्लियर हो गया? सो अब इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए ना मुझे इसको जेसॉन डॉट इस डेटा को पार्स करना पड़ेगा। पार्स करना मतलब नहीं, आसान अल्फाज में समझते हैं ना पहले कि पार्सिंग क्या होती है। भाई डेटा को जो हमने ट्रैवलिंग के अंदर इसके जो बार बार हम जो फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, स्ट्रिंग से क्या था डेटाबेस में रखा हुआ था स्ट्रिंग फॉर्मेट में, सर्वर ने बुलाया उसको जेसॉन में कन्वर्ट किया, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया, एक आसान अल्फाज में उसने प्रोसेसिंग की, फिर स्ट्रिंग में बना दिया, फिर उसने रिटर्न कर दिया क्लाइंट के ऊपर, और क्लाइंट के ऊपर आगे क्या हुआ, स्ट्रिंग आया, स्ट्रिंग को फिर हमने क्या किया, जेसन में कन्वर्ट किया। तो ये 2 फॉर्मेट आ रहे हैं हमारे पास, स्ट्रिंग और जेसॉन। जब भी हमारे पास कोई प्रोसेसिंग हमें करनी है, उसको डेटा को प्रेजेंट करना है कहीं पे, तो वहां पर हम उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे। और जब भी हमें डेटा को स्टोर करना है या कहीं पे भेजना है, तो हम कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे,
जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। वो एक स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग होती है, वो आप लोग थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं भी आती कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे स्ट्रिंग कोई पूछता भी नहीं है ये वाली चीजें, सही है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट पार्स्ड रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो यहां पर एक हमारे पास मेथड आ जाएगा जेसन। टाइप गलत जगह लगाई, स्ट्रिंग की जो कोई टाइप नहीं होती ना, ऐसे ही होता है ना जी। हाँ लेकिन ये वो जो स्ट्रिंग की टाइप जो स्ट्रिंग है वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर है, अभी वो वाला जो स्ट्रिंग है वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो आप जब पढ़ेंगे मार्क डाउन होता है वो आप देखेंगे तो समझ में आएगा, सही है। तो पहले ये समझा है रिस्पॉन्स के अंदर कोई जो है ना प्रॉमिस नहीं पड़ा हुआ, वो वाली स्ट्रिंग नहीं पड़ी हुई, बल्कि वो समझ रहा था क्या पड़ा हुआ है, आई टू डू की एरे पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर डॉट जेसन का कोई मेथड ही नहीं होता एरे के ऊपर, तो वो फिर हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। ये क्लियर है यहाँ तक। अब क्या चीज बची है हमारे पास, इस डेटा को पहले कंसोल करते हैं, हम देखते हैं, फिर इसको यूआई पे शो कराएंगे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग पार्स्ड रेस्पॉन्स, नहीं टू डूज के नीचे करते हैं, क्लियर है यहां तक। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, मैं बताता हूं। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी कहां पे, सर्वर पे, सर्वर को डेटा चाहिए, डेटा लेयर से चाहिए ना डेटा, तो वो क्या भेजेगा यहां से, रिस्पॉन्स भेजेगा। डेटा ने तो रिस्पॉन्स, डेटा लेयर ने तो रिस्पॉन्स भेजा ना। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वर पे मुझे ये पेज दिखाओ या मुझे ये डेटा दो, ठीक है। एपीआई कॉल भी तो क्लाइंट से ही जाएगी ना, तो वो डेटा मांग रही है, सर्वर के ऊपर गई, सर्वर को वो डेटा चाहिए, सर्वर ने कहां पे रिक्वेस्ट भेजी, डेटा लेयर पे या डेटाबेस पे, ऐसे ही होगा। वहां से उसको रिस्पांस मिला, क्या चीज मिली उसके अंदर, डेटा मिला। अब वो डेटा का किस फॉर्म के अंदर है वो डेटा, नहीं, हाँ क्या है, डेटा और इन जेसन, डायरेक्टली स्ट्रिंग लिख देते हैं, स्ट्रिंग ही होता है वो भी, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर हमें क्या चीज मिली, डेटा इन स्ट्रिंग, ठीक है। अब सर्वर के बाद जब आएगा ना ये, तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहां पे लेके आते हैं, या हम यहां पर लिख लेते हैं, यहां नहीं लिखते, हम लिखते हैं यहां पे, सर्वर विल कन्वर्ट द डेटा इन JSON, ठीक है। और क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करेगा, रिस्पॉन्स में भेजने से पहले वो इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, स्ट्रिंग में कर देगा। जब भी हम डेटा ट्रांसफर करेंगे तो उसको स्ट्रिंग में ट्रांसफर करेंगे, कहीं पे स्टोर करेंगे तो स्ट्रिंग में सेव करेंगे। क्या प्रोसेसिंग करनी थी ना,
एक मिसाल है ये ऐसे, इसकी मिसाल ऐसे है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है और ऑब्जेक्ट कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। मल्टी लाइन कैसे बनाते थे कमेंट? ऐसे नहीं, ये तो पाइथन है। सर स्लैश और स्टार नहीं, एक सेकंड, कर्ली ब्रैकेट स्टार पे फॉरवर्ड कर्ली ब्रैकेट कंट्रोल प्लस स्लैश कर दें सर। जीपीटी करें, नहीं नहीं कंट्रोल प्लस ऐसा भी नहीं है अब। मोए मोए हो गए ये तो। अच्छा याद तो आ गया मुझे, खैर ऐसे ही होता है ना। यस सर। अब जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में होगा मैं दिखाता हूं आपको। हमारे पास ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा ऐसा, नेम फहद, एज मिसाल 25 हो जाता है। अभी एक डेकेड आगे जाके आया हूं मैं वापसी। सो आगे कैसा माहौल था? सही था। अच्छा अब ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? ये स्ट्रिंग हुआ है ना आपके पास, अब आपको इसको कहाँ पे कन्वर्ट करना है? ऐसे, ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाना है इसको, ठीक है? ये समझ में आया स्ट्रिंग और जेसन का क्या फर्क है? फिर आप क्या करेंगे, इसको ये करके आपने एक मिसाल है कि यहाँ पे कुछ कॉलम ऐड कर दिया, एक मिसाल है डेजिग्नेशन का, और यहाँ पे मैं एक मिसाल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आपने क्या किया दोबारा से ये प्रोसेसिंग हो गई कोई ना कोई, और आपने क्या किया इसको फिर से स्ट्रिंगिफाई करके कहाँ पे भेज दिया? क्लाइंट पे, या कुछ भी किया, या इसको प्रोसेसिंग करके आपने सेव करा दिया कहीं। लेकिन जब भी हम सेव करेंगे तो स्ट्रिंग में सेव करेंगे, कहीं पे डेटा ट्रांसफर करेंगे तो स्ट्रिंग में ट्रांसफर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे तो जेसॉन में करेंगे, उस पर कभी भी प्रोसेसिंग करेंगे तो जेसॉन में करेंगे। क्लियर है? ठीक हो गया। जी टॉपिक खराब हो जाएगा। अच्छा पहले हम ना ये कंसोल चलाकर देख लेते हैं, फिर हम ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? अभी तक हमने जो भी समझना समझ लिया, उसको फिर ये जैसी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी ना, ये मैं बुलेट पॉइंट्स भी लिख के दे दूंगा, ये डायग्राम जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, तो आप उसको देखेंगे ना बार बार, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे पास क्या हो रहा होता है। जब भी रिक्वेस्ट जारी है तो वो रिस्पॉन्स लेके आएगी, आपके पास स्ट्रिंग में होगा, भाई ये याद रख लें। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपके पास ये जो रिस्पॉन्स जब भी आएगा ना वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। क्लियर है? रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होगा? स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। ये एक हायर लेवल बात थी जो मैं स्टार्टिंग में ही बोल सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था ये आप लोगों को समझ में आ जाए। रिस्पॉन्स हमेशा स्ट्रिंग में होगा, चाहे वो HTML हो चाहे कुछ भी हो। ब्राउजर उसको खुद ही कन्वर्ट कर लेता है फिर, अगर HTML होती है तो। अच्छा इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोड को, डेव सर्वर चल रहा है मेरे पास, सही है। सो अब हम क्या करते हैं, अपने जो मेरी कौन सी फाइल थी जिसके अंदर मैंने कोड लिखा था, page.tsx, और वो कहाँ पे है मेरे पास? यहाँ पे डायरेक्टली ऐप डायरेक्टरी के अंदर रखी हुई है। तो इसको हिट करने के लिए मुझे डायरेक्टली लोकल होस्ट 3000 पे मैं जाऊंगा और स्लैश राउट के ऊपर मुझे ये पेज मेरा मिल जाएगा। जैसे ही मैं हिट करता हूँ तो मेरे पास मेरा पेज खुल गया। अब मैं कंसोल चेक करता हूँ, वो जो मैंने कंसोल एक लगाया था ना अपने कोड के अंदर, कंसोल तो आया ही नहीं। सर लगा हुआ ही नहीं।
कंसोल क्यों नहीं आया हमारे पास? सर नहीं लगा हुआ है। कंसोल लगाया। ये जो कंसोल मैंने लगाया है ये मुझे नजर नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आया। आपका लैपटॉप बंद है। क्यों नहीं आ रहा? हाँ लगा। क्योंकि जो मेरा कंपोनेंट है वो सर्वर साइड रेंडर्ड है। अब आप दोबारा आ जाए वही रेंडरिंग के ऊपर। क्या हुआ था हमारे पास रेंडरिंग में? पहले स्टेप HTML पिक हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? CSS, और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ने क्या किया था? डेटा पुल किया था, ठीक है, और उसको कहाँ किया था? हमारे पास HTML में ऐड कर दिया। हमने ऐड नहीं करवाया, ठीक है, लेकिन डेटा पुल करने की लॉजिक रन की उसने। कहाँ पर हुई? सर्वर पे। तो लॉग कहाँ पे आएगा? सर्वर पे आएगा। ये रहे मेरे पास सारे के सारे टू डूज। एक दफा दोबारा करिएगा। फिर से समझ में नहीं आया? रेंडरिंग ही नहीं समझ में आ दिया। हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट जहां पर चलेगी ना, लॉग वहीं पे नजर आएगा। ये क्लियर है? सही है। बस इसको ऐसे समझिए, सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर जो लॉग्स आते हैं ना आपके पास, वो आपके पास आते हैं सर्वर पे। सर्वर कहाँ चल रहा है मेरा? टर्मिनल के अंदर। और जो मेरा क्लाइंट है वो कहाँ पे? ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर के अंदर जो भी लॉग्स मैं कहीं पे भी लगाऊंगा ना, वो क्लाइंट साइड पे लगाऊंगा अगर मुझे ब्राउजर के अंदर देखने हैं तो, ठीक है। ब्राउजर वाली बात बोल रहे हैं, सर्वर वाली याद रखिए। 5 मिनट के बाद दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं। वाली है, उसको क्या करना है? डिस्प्ले कराना है। कहाँ पर? अपनी UI के ऊपर। ऐसे ही है ना? अच्छा, आप बैठ जाएं सब लोग जगह पे जहाँ पे डेटा दिखाना है क्लाइंट के ऊपर। कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? एरे थी ना हमारे पास, तो आपने जूम किया हुआ है कि इतनी क्लियर आ रही है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? पास सबसे पहले तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? करली ब्रैकेट्स। आपके वो डेफ के अंदर जब भी हम कोई करली ब्रैकेट लगाते हैं तो उसके अंदर वो क्या लिखने की इजाजत देता है? हमें ग्राफ नहीं आ जावास्क्रिप्ट लिखने की इजाजत देता है। इससे हमें HTML में हमें JSX के अंदर अगर कोई भी लॉजिक वाली चीज लिखनी है या टाइपस्क्रिप्ट लिखनी है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, ठीक है। ये यहाँ पर हमने लगा दिए कर्ली ब्रैकेट्स। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जब हमारे पास डेटा एरे की फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं? डेटा एरे की फॉर्म में अब उसके अंदर से मुझे 1 बाय 1 सारे टू डूज अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? LI तो हम लगाएंगे, सही जवाब दिया आपने, लेकिन हमारे पास जो एरे ऑफ टू डूज है उसके अंदर से हमें एक टू डू चाहिए। उसके लिए हमने एरे का एक मेथड पढ़ा था, मैप पढ़ा था, और दूसरा कौन सा था? फॉर ईच, ठीक है। ये आइटरेटर मेथड होते हैं ना, एक एक वैल्यू निकाल निकाल के मुझे रिटर्न करवाते रहते हैं, ठीक है। और भी होते हैं, लेकिन ये है कि हमने ये दो हमसे रिलेट कर रहे हैं अभी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैप और फॉर ईच में? मैप और फॉर ईच के बीच में क्या डिफरेंस है? सही है। और फॉर ईच? सही। हमारे पास मैप क्या करता है? जो भी डेटा हम उसमें से रिटर्न करवाते हैं ना, वो हमें एक एरे के अंदर रिटर्न करके दे देता है, सही है। उसके अगेंस्ट में वो एक पूरी एरे मेंटेन करके देता है और हमें बार बार चीज़ें वैल्यू हर स्टेप पे ना रिटर्न करता रहता है। फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। बट हमें UI के ऊपर अपने एक बॉक्स रिटर्न करवाने ना जिसके अंदर हमने टू डू से रिलेटेड डेटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कौन सा मेथड यूज करेंगे? मैप और फॉर ईच। मैप यूज करेंगे ना, क्यों? क्योंकि वो रिटर्न करके दे रहा है हमें। रिटर्न नहीं करता, उसका यूज केस डिफरेंट है। आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो ना बार बार, तो आप फॉर ईच में कर लेते हो, क्योंकि आपको जब डेटा रिटर्न नहीं करवाना होता। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये आप क्यों, अगर आप मैप में भी कर लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा ना। लेकिन जब वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह और ये एडवांस टॉपिक हैं, जब भी आप जाते हो बहुत आगे, 4-5 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, जब बंदा ये पढ़ना शुरू करता है,
सो हम इसको नहीं देखते। अभी हमें ये पता लग गया कि हमने रिटर्न कराना है तो कौन सा मेथड यूज करना है, मैप। तो हम क्या करेंगे, पास रिस्पॉन्स डॉट मैप किया मैंने। मैप के अंदर मेरे पास दो पैरामीटर, कितने पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से? मैप के अंदर हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं होता, हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर होता है। कौन सा? एक कॉल बैक होती है। ये क्लियर है? ये क्लियर है ना? ठीक है। अब ये कॉल बैक के ना दो पैरामीटर हैं। कौन कौन से? एक होगा हमारा आइटम, उसको हम क्या कह सकते हैं, टू डू, और दूसरा क्या होगा, इंडेक्स होगा। ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, अब हमारे यहां से रिटर्न क्या करवाना है, हम इसमें से क्या रिटर्न करवाएंगे, कोई वेरिएबल रिटर्न करवाएंगे या JSX रिटर्न करवाएंगे? JSX रिटर्न करवाएंगे ना। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट के अंदर हम कभी भी कुछ भी रिटर्न करवाते हैं तो क्या करवाते हैं, JSX रिटर्न करवाते हैं। अगर मुझे कोई वेरिएबल वगैरह रिटर्न कराने होते तो मैं ये रिटर्न के ऊपर यहाँ से पहले से रिटर्न करवा के, यहाँ पर कोई जो भी चीज़ रिटर्न करानी होती यहाँ पर करवा के, और फिर मैं तैयार करके रख लेता और फिर मैं उसको वहाँ पर पास कर देता। जैसे मुझे डेटा चाहिए था, मैंने डेटा कहाँ पे फैच किया, JSX के अंदर तो फैच नहीं किया, मैंने पहले से ही फैच किया कंपोनेंट की बॉडी के अंदर, और वहाँ से फिर कहाँ पे पास करूँगा मैं, अब JSX के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डिव बनाई। अच्छा, डिव के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इसके अंदर डेटा के अंदर डेटा देख के फिर हम लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, यूज़र ID। P का टैग लगाते हैं हम और लिख लेते हैं यूज़र ID कॉलन टू डू डॉट। अब देखें हमारे पास ये इंटेलिजेंस आ रही है, ये कहाँ से आ रही है हमारे पास, टाइप स्क्रिप्ट दे रहा है। कैसे है, क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप लगाई हुई है, और ये वाली जो टाइप है यहाँ तक इनहेरिट हो रही है। जब मैप ने उसके ऊपर मैप किया तो क्या हुआ, हमारे पास उसको पता लग गया कि अच्छा ये टू डू वाली एरे थी, तो अब जो ये आइटम दे रहा है ये टू डू वाला आइटम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया टू डू डॉट यूजर डॉट ID। अच्छा, अब बाकी की चीजें भी प्रिंट करवा लेते हैं। और क्या था हमारे पास उसमें, हमारे पास ID थी, तो यहाँ पर कैसे आएगी वो, ID आ गई। और क्या होगा, क्या टाइटल था, टू डू डॉट टाइटल हो गया हमारे पास। और क्या था, कंप्लीटेड। सही है। अच्छा, कंप्लीटेड के लिए हम क्या करेंगे, सही है। कंप्लीटेड के अंदर हमारे पास क्या चीज वैल्यू रिटर्न हो रही है, ट्रू। वो क्या है, बुलियन। बुलियन राइट नाउ जो हमारे पास UI के ऊपर ना डायरेक्टली नजर नहीं आता। अगर मैं वहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिख दूंगा ना तो वो UI पे नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, UI को समझ में नहीं आती या ब्राउजर को समझ में नहीं आती। तो मैंने यहाँ पर इस केस में क्या किया है, बुलियन को एज अ स्ट्रिंग दिखाया है UI के ऊपर, ऐसे ही किया है ना। तो अब मेरे पास से क्या रिटर्न होगा, मैप के अंदर से एक एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा यहाँ पर। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जब हमने वर्चुअल डॉम को डिस्कस किया था तो हमने एक चीज़ देखी थी, हमने एक बात की थी कि जब भी हम कोई भी चेंज करते हैं तो रिएक्ट जो है वो डायरेक्टली चेंज नहीं करता डॉम के ऊपर, वो क्या करता है, वर्चुअल डॉम के ऊपर चेंजेस करता है और कंपेयर करता है दोनों डॉम्स को। जहाँ पर भी वो चेंजेस नज़र आते हैं वो उसी जगह पे जाके वो चेंज कर देता है। अब यहाँ पर मैं ये बहुत सारे मैप कर रहा हूँ, तो क्या ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी क्या राइट नाउ रिएक्ट इस चीज़ को समझ जाएगा, कहीं पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो वो पकड़ लेगा कौन से डिफ पे चेंज हुआ? अभी राइट नाउ उसको नहीं पता लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोगों का एरर आता है वो यही आता है कि भाई हम लोग ना इसके अंदर एक की प्रॉप सेट करते हैं ताकि वो रिएक्ट जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा डिव, ठीक है, वो डिव के अंदर के कंटेंट को यूजर डॉट ID के अंदर कौन सी स्ट्रिंग लिखी हुई है ये नहीं समझता वो ये समझता है कौन सा डिव, कौन सा P टैग, कौन सा LI। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा इंडेक्स तो यूनिक है ना,
क्योंकि एरे का जो इंडेक्स होता है वो यूनिक होता है, तो हम यहाँ पर इंडेक्स को पास कर देंगे। दैट्स इट। अब ये हमारा प्रॉपरली क्रिएट हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम इसकी यूआई के ऊपर जाकर चेक करते हैं कि हमारे पास यूआई के ऊपर इसका क्या रिस्पॉन्स है। जी सॉरी, ठीक हो गया, कंप्लीटेड कर दिया। इसको हिट करते हैं। हमारे पास डेटा आ गया, सारा का सारा डेटा आ गया। अब इसके अंदर अगर हम देखें, सारी की सारी टू डूज प्रिंट हो रही हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना हम थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं, क्लास नेम लगा के कि भाई क्या करें, बीजी स्लेट करते हैं, फ्लैक्स लगा देते हैं, गैप, अच्छा इसको कर देते हैं 300 और गैप दे देते हैं कौन सा 5 और फ्लैक्स की डायरेक्शन कौन सी कर दें, फ्लैक्स कॉल, वरना तो एक लाइन में आ जाते सारे। आ गए ना। बॉर्डर शॉर्डर दे दें, बैकग्राउंड नहीं लगा यार, कुछ चेंज डिफरेंट सीन हो गया। पैडिंग दे दो। लगा है वो पूरे का पूरा बैकग्राउंड लग गया। पूरा साइड से नजर आ वाइट और वो साइड से। अच्छा एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अच्छा ये चीज हो गई। अब ना बॉर्डर दे देते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके। बॉर्डर लगा दिया और बॉर्डर कितना दे दें, बॉर्डर के साथ ही माइनस लगा दे। बॉर्डर -2 कर दें, सर बॉर्डर के साथ ही लगेगा सब डबल क्लास हो गई। बॉर्डर स्लैश डैश, नहीं बॉर्डर लगाना पड़ता है अलग से कलर। कलर लगा दिया आप पहले क्लास वो लगा रहे थे उसकी। अब आ गया हमारे पास अलग अलग टू डूज, अलग अलग तरीके से हमारे पास शो हो रही है। अब ये कोई 200 टू डूज हैं जो इसने फैच करके मुझे दिए, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास सर्वर साइड के ऊपर डेटा फैचिंग वर्क करती है। इसके अंदर किसी की कोई कंफ्यूजन है अभी भी? फैच सबको समझ में आ गया? अच्छा चलें ऐसे पूछता हूँ, फैच के से डेटा फैच कर सकते हैं आप? फैच के अंदर एक मिसाल है, क्या लिखना है आपको, सिंपल सा यहाँ पे फैच के अंदर यूआरएल दिया, डेटा दे देगा आपको, ठीक है। ये चीज कर लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी टाइप बना सकते हैं, ठीक है। उसको कंसोल करा के और उसको यूआई पे दिखा सकते हैं मैप को यूज करके। मैप वाले पे स्लो हो गई आवाज, कर लेंगे ना। अगर आप लोग इतना भी कर लेते हैं ना, आज यहाँ से जाके घर पे दोबारा कोड में दूंगा जरूर, लेकिन आपको उसको क्लोन करना है, लेकिन उसको चलाना नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करना उसके अंदर से। आपको कोड को देख के अपना कोड दोबारा से लिखना है। कैसे? क्या आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करेंगे mycode.tsx और यहाँ पर से ना देख के लिखेंगे। इसके अंदर देखा, अच्छा भाई यहाँ पर कंपोनेंट बना हुआ है, आपने कंपोनेंट बनाया और फिर आपने इस तरीके से चीजें करते चले गए, सारी देख के। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V कर दिया, उसके अंदर तो वो सीखेंगे ही ना। जब तक आप लोगों की मसल मेमोरी बिल्ड नहीं होगी ना फिंगर्स की, आपके ब्रेन के अंदर वो चीजें बार बार चलेंगी नहीं। अच्छा, आप फैच लिखना है, आप ये करना है, अब ये यूआरएल कॉल करना है, इस तरीके से डेटा हमारे पास आएगा, तो जब तक कुछ भी नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। ये कौन सी हमने फैचिंग देखी है डेटा की? सर्वर साइड थी, क्लाइंट साइड थी? अब क्लाइंट साइड देखते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लाइंट साइड के ऊपर डेटा हमारे पास की कौन सी बेसिस पे फैच हो रहा होता है? या तो हमारे पास डेटा ऐसे फैच होना होगा कि एक पेज कॉल हुआ, उसके अंदर डेटा की नीड है। अभी इस केस में तो हमारे पास डेटा पहले से ही फैच होके आ रहा है ना। जैसे अभी हमारे वाले केस में हमारी यूआई के ऊपर टू डूज के डेटा की नीड है हमें, लेकिन ये वाला जो डेटा है हमारे पास कंपोनेंट लोड होने से पहले नजर आना चाहिए ना। तो वो लोड होने से पहले जो डेटा होता है वो हमारे पास लोड होता है कहाँ, कैसे? यूज इफेक्ट के थ्रू, सही है।
और दूसरा डेटा हमारे पास कैसे लोड होता है कि अब एक मिसाल है, मैंने फॉर्म के ऊपर सबमिट क्लिक किया तो वहाँ से भी कोई ना कोई एपीआई कॉल होगी ना, तो वो भी एक कोई ना कोई फॉर्म है एपीआई कॉल होने की, तो वो कैसे होगी ऑन क्लिक के ऊपर, ऐसे ही है। अच्छा, तो अब क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग पढ़ने के लिए हमें क्या चीज़ पढ़नी ज़रूरी है, यूज इफेक्ट पढ़ना ज़रूरी है। सही है, तो हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा है आज का, हुक्स। अच्छा, हुक्स को हटा देते हैं, हाँ हुक्स को रखते हैं, और इसमें हम बना देते हैं पेज डॉट TSX। अच्छा जी, देखें अभी हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस की सब कुछ। उसके अंदर हमने क्या किया, हमारे पेज के ऊपर जो डेटा हमें चाहिए वो अगर हमें चाहिए होता है तो वो हमारे पास सर्वर साइड के ऊपर एपीआई कॉल हो जाती है, वो डेटा आ जाता है और हमारे पास एक HTML जनरेट हो जाती है, और वो हम जैसे ही हमारे पास आती है वो हम UI के ऊपर दिखा देते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना भाई। अगर हमारे पास अब क्लाइंट साइड के केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 3 फाइल्स आ रही हैं, HTML, दूसरी कौन सी है CSS, और थर्ड जावास्क्रिप्ट। अब अगर हमारे पास ये चीज़ है कि भाई हमारे पास जैसी ही फाइल आई HTML की, अब हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि उसके अंदर डेटा हो। सर्वर साइड के केस में हमें कोई मसला नहीं था कि भाई हमारे पास उसके अंदर डेटा पहले से ही मौजूद था, तो हमें ये चीज़ चेक नहीं करनी पड़ती थी कि भाई डेटा है कि नहीं है। लेकिन क्लाइंट साइड के केस में हमारे पास क्या मसला है कि हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि डेटा जो है वो उसके अंदर होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो एपीआई है वो अपने पेज के लोड होने से पहले क्या करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डेटा है वो फैच करना पड़ेगा ना पेज के लोड होने से पहले। हमारा प्रोफाइल का पेज है लिंक्डइन की, तो उसके अंदर जैसे ही हम लोड करते हैं उसको, तो क्या होता है हमारे पास उसके ऊपर कोई ना कोई लोडिंग स्टेट आती है। इसका मकसद क्या है लोडिंग स्टेट का, कि वो बता रही है कि डेटा फैच हो रहा है। जैसे ही डेटा फैच हो जाता है हमारे पास हमारी नॉर्मल UI आ जाती है, और जैसे ही हमारे पास नॉर्मल UI हमारी आ जाती है तो उसके अंदर हमें हमारे सारी चीज़ें प्रॉपरली नज़र आ जाती हैं। ऐसे ही है। अच्छा, अब हमें ये चीज़ मेक श्योर करने के लिए कि हमारा पेज लोड होने से पहले हमारा डेटा आ जाए, इसके लिए हमें कोई ना कोई लॉजिक लिखनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना, कोई ना कोई एल्स की स्टेटमेंट होगी, कुछ ना कुछ होगा, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, वो जो चीज़ है ना हमारे पास, जो हमारा डेटा आ रहा है कंपोनेंट के माउंट होने से पहले, वो जो लॉजिक है ना, रिएक्ट ने हमें बोला है कि भाई आप भूल जाओ, आप इसके बारे में टेंशन ही नहीं लो कि हमारे पास डेटा कैसे आएगा आप कंपोनेंट माउंट होने से पहले या कंपोनेंट लोड होने से पहले। रिएक्ट ने मुझे बोला है कि आप एक ना ये यूज इफेक्ट का हुक है वो यूज कर लो। यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज इफेक्ट हमारे लिए वो चीज़ है, ऐसा फंक्शन बना के दे दिया है रिएक्ट ने कि अगर आप उसके अंदर कुछ भी लिख दोगे ना वो कंपोनेंट के चलने से पहले चलेगा। ये चीज़ कंफर्म कर दी है उसने। ठीक है, तो हम इसी को कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यूज इफेक्ट लिखते हैं हम, इसको हम इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लिया हमने। इंपोर्ट के अंदर इसके अंदर कोई भी मेथड हम लोग यूज कर रहे हो तो उसके अंदर क्या करते हैं, कॉल बैक पास करते हैं ना। कॉल बैक पास कर दी, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर क्या करना है कि भाई console.log, और मैं कह रहा हूं दिस इज रनिंग बिफोर कंपोनेंट लोडिंग लोड। ठीक है, अच्छा ये चीज मेरे पास हो गई। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट हमारे पास आया। हमारे पास प्रिंट हो गया कंसोल।
लेकिन हमें ये चीज पता नहीं लग रही कि क्या ये कंपोनेंट के लोड होने से पहले हुआ है कि बाद हुआ है। ये मुझे तो कंफर्म है कि रिएक्ट ने तो मुझे बोला है कि जो है ना भाई ये चीज जो है ना मैं आपके कंपोनेंट के लोड होने से पहले चला दूंगा। ऐसे ही होगा है ना कि रिएक्ट ने अगर बोल दी तो वही है ना जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई है। अगर वो मुझे एक बात बता रहा है वो मैं समझता हूँ कि लेजिटिमेट बात है कि अगर नेक्स्ट बोलता है कि आप ऐप डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर बना दो तो बन जाएगा। ऐसे ही है ना, राउट बन जाएगा ना। अब वो इम्प्लीमेंट करके हम देखेंगे लेकिन क्रॉस चेक तो करेंगे। सो उसके लिए हम एक छोटी सी एक लॉजिक लिखते हैं। कैसे कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे वो स्टेट बनाते हैं। कौन सी? लोडिंग की। लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? फॉल्स कर देते हैं इसको, इनिशियल स्टेट इसकी। ठीक है, ये जो स्टेट हमने बनाई है ये आप लोगों ने देखी थी ना, लास्ट क्लास में ही बनाई थी हमने। सेम है, वैसी ही है। इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, ऐसी कोई एक्सटेंशन होती है जिसमें हुक्स यूज करो और यूज टाइम को ब्लेंड? नहीं, अगर हम ऐसी एक्सटेंशन बना लेंगे मिसाल है और वो चलेगी तो क्या चलानी पड़ेगी ना। अगर वो ऑटो में चलेगी तो सारे सर्वर कंपोनेंट में भी यूज क्लाइंट लगा देंगे। जहाँ भी हुक्स यूज हो उसको पता चलता है। बना सकते हैं, कस्टम बन जाएगी, लेकिन क्या ज़रूरत है? तो वो नज़र आता है ना एरर आपको फिर। अच्छा ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, हमने एक यूज इफेक्ट बनाया, एक स्टेट बनाई, और हम अब क्या करेंगे, अपनी ये जो सेट लोडिंग की जो स्टेट है ना, इसको मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जैसे ही यूआई अब जो है ये देखें कि हम लोग ना वो लोडिंग स्टेट जो आती है ना अपनी हमारी स्क्रीन के ऊपर, हम उसको ना रेप्लिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास क्या हो कि जैसे ही मैं मेरी यूआई खुले तो डेटा फैचिंग से पहले लोडिंग लिखा हुआ आ जाए, हमारी लोडिंग की स्टेट आ जाए, और जैसे ही डेटा आ जाए मेरे पास क्या हो, डेटा शो हो जाए। तो मैं सेट लोडिंग को क्या करूंगा? ट्रू कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरी सेट लोडिंग की स्टेट ट्रू हो जाएगी, और समझ लें कंसोल लॉग की जगह मेरे पास क्या हो रहा है, डेटा फैच हो रहा है। ये ऐसा अज्यूम कर लें आप लोग कि यहाँ पर डेटा फैच हो रहा है। डेटा फैच हो गया, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। मैंने इसको फॉल्स कर दिया। अच्छा, अब ये जो सेट लोडिंग है ना, इसकी बेसिस के ऊपर ना मैं यहाँ पर जो है ना टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोडिंग अगर ट्रू हो तो क्या दिखाओ, लोडिंग डॉट 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 लोडिंग हो रही है, और एल्स पे क्या दिखाओ, दिस इज माय पेज। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है इफ एल्स की? ये तो सबको क्लियर होगी। टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हुए हमने क्या किया, एक लॉजिक यहां पर लिख दिए। अब हम अपने पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या होता है। इससे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ये अपना ये खोला हुआ है। अब मैं हिट करता हूँ, देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ आना चाहिए, लोडिंग, और उसके बाद दिस इज माय पेज। ठीक है, ये क्या हुआ, मैंने दोबारा हिट करता हूं, देखें मैंने अपने पेज के ऊपर दोबारा से हिट की। अब की बार क्या हुआ, दिस इज रनिंग बिफोर कंपोनेंट लोड आया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, डायरेक्ट दिस इज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हो क्यों रहा है, कोई ये बता सकता है? सर क्योंकि डेटा में टाइम ही नहीं लगता है, वो वैसे ही आ जाता है। नहीं, डेटा में एक मिसाल है टाइम भी लग रहा हो, ये तो आती है लोडिंग वाली, वो आती तो है, वजह क्या है, मतलब वही तो वजह पूछती है। मुझे तो पता ही यूज इफेक्ट की वजह से हो रहा है, लेकिन हुआ क्या है ऐसा। ये जो स्टेट अब देखें, अब इसको ना सिमुलेट करते हैं क्या हो रहा है बैकएंड पे। आपने हिट की यहाँ पे, ठीक है, हिट करने से क्या हुआ, ये वाला पेज रिक्वेस्ट हुआ। जैसे ही इस पेज पे रिक्वेस्ट आई ना, सबसे पहले कौन सी चीज चली, सबसे पहले क्या चीज चली,
सबसे पहले यूज इफेक्ट चला, कुछ भी नहीं चला। सबसे पहले क्या चला? यूज इफेक्ट चला। यूज इफेक्ट ने क्या किया? सबसे पहली चीज ट्रू कर दिया इसको। ट्रू करने के बाद क्या किया? ये कंसोल प्रिंट किया। फिर उसके बाद क्या किया? इसको फॉल्स किया और उसके बाद यूआई रेंडर कर दी। यूआई रेंडर करते हुए सेट लोडिंग की स्टेट के अंदर क्या रखा हुआ था? फॉल्स था ना। ये इशू हुआ हमारे पास कि हमें ये चीज कंफर्म करनी थी कि भाई क्या हमारा यूज इफेक्ट कंपोनेंट लोड होने से पहले चल रहा है। तो ये जो बिहेवियर है ना राइट नाउ जो हम लोग देख रहे हैं, इससे ये चीज कंफर्म होती है कि हमारे पास जो यूज इफेक्ट के अंदर लॉजिक लिखी हुई है ये कंपोनेंट के चलने से पहले चल रही है, बाद में पहले चल रही है। ठीक है। यूजुअली हम लोगों ने उस चीज को जो सिमुलेट किया हुआ होता है ना, सिमुलेट हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पर लगा दें सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या एक प्रॉमिस है, हम लोगों ने पढ़ा था ना ये चीज। इसके अंदर हम क्या करते हैं? कॉल बैक पास करते हैं। कॉल बैक के बाद यहाँ पर क्या देते हैं? टाइम आउट दे देते हैं। टाइम आउट के अंदर अगर मैं ये कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर रख दूं ना, अब वो चीज जो मैंने की है ना वो सिमुलेट हो सकती है। ये जो क्या हो कि मेरे पास ये टाइम आउट हो जाए और ये सेट जो हो रहा है ना, जैसे ही वो प्रिंट हो जाए तो वो फॉल्स भी हो जाए और अब हमारे पास क्या होगा? ये वैसे ही सिमुलेट होगा जैसे कि हम करना चाह रहे हैं। 3 सेकंड तक वही करवा। कंडीशन उल्टी लगा दी हमने। ठीक हूँ मैं सर, 3 सेकंड तक वेट तो करिए। दिस इज माय पेज लिखा हुआ है ना पहले। नहीं ना, लोडिंग पहले आना चाहिए ना। सर लोडिंग आ रही है। क्या? कहाँ पे? वो तो छोड़ देना, वो एमपी एरे पे हम बाद में आएंगे। देखिए यूज इफेक्ट चला, उससे स्टेट ट्रू की और इस ट्रू की बेसिस पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए? लोडिंग। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? ये जो फॉल्स हो रहा है ना ये ट्रू हुआ, इसमें बग आ रहा है। नहीं सर पहले लोडिंग लिखा हुआ है। लोडिंग जी। सर पहले लोडिंग कब आया था? हाँ नहीं तो वो तो 3 मिनट 3 सेकंड बाद कॉल होगी ना। तो 3 सेकंड के बाद फॉल्स होगी ना। आप क्या कह रहे हो? ऐसे ही कर दूं? 3 सेकंड को पहले कॉल। अब वो फॉल्स हो जाती है पहले ही। ये तो सही है। अब क्या होगा? लोडिंग आएगा पहले। पहले लोडिंग आ रही है। पहले आ रही है क्या? लोडिंग तो लोडिंग आनी चाहिए। आपने ट्रू करके नहीं एक सेकंड। सेट टाइम आउट ही लगाया मैंने। सर टाइम आउट लगा है। जी चलेगा, लोडिंग चलेगी, लोडिंग के बाद set। बताएं भाई, ये सॉल्व कराएं। बग आ गया। अब हमें पहले बग को समझाएं। बग में क्या आ रहा है कि भाई हमारे पास अब जैसे ही मैं पेज लोड करूँ ना तो मेरे पास क्या आता है पेज लोड होते ही? और क्या आया मेरे पास? दिस इज माय पेज। 3 सेकंड हम पहले वेट ही नहीं कर रहे थे, बाकी सब लोग परेशान थे, बग कोई था ही नहीं। आप लोग तो कह रहे थे, मैं पीछे वालों का भी तो रिस्पांस लेना है हमने, वो लोग क्यों ब्लैंक बैठे हुए? देखिए मैंने यहाँ पे ना टाइम लगा दिया है 3 सेकंड का। अगर मैं यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर लगा दूंगा ना तो क्या आएगा मेरे पास? सबसे पहले लोडिंग आएगी। सबसे पहले 30 सेकंड तक लोडिंग चलेगी। अभी देखें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, देखते रहे जब तक ये लोडिंग हट के क्या नहीं आ जाता हमारे पास। यहाँ पर कंसोल साइड के ऊपर और लेफ्ट साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा? दिस इज माय पेज। अभी तक 30 सेकंड कंप्लीट नहीं हुए आई थिंक। आया होगा, रास्ते में होगा। टाइम ज़्यादा लगा दिया हमने। आ गया बगैर कुछ किए। तो हमारे पास ये हो रहा होता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? जैसे ही हम कोई भी यूज इफेक्ट देखते हैं ना, प्रॉमिस आया है मेरे पास, यूज इफेक्ट क्या करता है? उसको एक कॉल बैक की क्यू में डाल देता है कि भाई आप अपना चलते रहो, अब मैं आगे की यूआई दिखाने जा रहा हूँ। यूआई के अंदर हमने क्या किया हुआ है? लोडिंग की बेस पे 2 अलग अलग टेक्स्ट दिखाए हुए हैं। अब ये जो लोडिंग है ना,
इसकी जगह आप क्या दिखा सकते हो, कोई लोडिंग का स्पिनर दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो। और इसकी जगह पे क्या दिखा सकते हो, अपना पूरा का पूरा कोई भी HTML का पेज दिखा सकते हो। यही एक पूरी फुल फ्लैश लॉजिक होती है हमारे पास किस चीज की, लोडिंग स्टेट की और यूज इफेक्ट की। यूज इफेक्ट का जो क्लाइंट साइड के ऊपर पर्पस है ना, वो यही है। अच्छा, यूज इफेक्ट के अंदर ये जो हमने काम किया है ना, इसकी जगह हम लोग कोई ना कोई API फैच करते हैं। ये वाला जो सेट टाइम आउट वाला जो काम किया है ना मैंने, इसकी जगह हम क्या करते हैं, API की फैचिंग करते हैं, डेटा की फैचिंग करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। यूज इफेक्ट कब चलता है, कंपोनेंट से पहले या बाद में? पहले। ये चीज मेक श्योर है। हमें कैसे पता लगी, हमने जब उसको चलाकर देखा विदाउट साइड टाइम आउट, तो उससे क्या किया, जल्दी से सारी चीजें करके और रख दी। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, यूज इफेक्ट अब ये हमारा हाफ पार्ट जो हो गया है वो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हाफ पार्ट अभी बाकी है। वो क्या है कि जब हम यूज इफेक्ट बनाते हैं ना, तो यूज इफेक्ट के अंदर एक चीज होती है डिपेंडेंसी एरे। ये क्या भला है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट के अंदर ये डिपेंडेंसी एरे क्या चीज है। अच्छा, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर कोई जा भी रहा है तो वो जा सकता है, कोई मसला नहीं है। 4-5 मिनट बचे, हम लोग 12 बजे बिल्कुल एंड कर देंगे क्लास। ठीक है, वैसे ही एक डिस्कशन करें, टाइम बच गया, अभी क्या करें, क्या चीज इसके अंदर अभी भी करना है। जी, अब ये जो API कॉल मैंने यहाँ पे की थी, ठीक है, यही वाली चीज हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, वो भी सारी चीजें डिटेल में करेंगे। अच्छा, ये जो डिपेंडेंसी एरे है ना, ये आप लोग पढ़ के आइएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।